स्टार्ट। हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही थी परिवर्तन सीरीज, उसका आज लास्ट लेक्चर है। आपका कुछ सर अभी तो इवोल्यूशन रह गया, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया ना, पैरेलली हमने द लास्ट मैराथन सीरीज कंप्लीट की है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस किया था, बट उसमें बायोटेक्नोलॉजी नहीं की थी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाला लेक्चर हम आज दे देते हैं, ठीक है। आज हमारा फिनिश हो जाएगा। अब इवोल्यूशन आप द लास्ट मैराथन से कवर करोगे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं। इन 2 दिन में हम नीट की फील, मतलब 2 आपके पेपर कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल नीट की फील के लिए, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करोगे, अब बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगे, अब कुछ पढ़ाई नहीं करनी है आज के बाद। बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा था, बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा था। एक मिनट, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज सबसे ज्यादा था, तो उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना था। क्लियर है बिल्कुल। तो बायोटेक्नोलॉजी आज हम एंड कर देंगे, क्लियर है। इवोल्यूशन और जो भी कुछ बचा है वो हमने कहां से कवर करना है, मैराथन वाली सीरीज से, द लास्ट मैराथन वाली सीरीज से कवर करना है, ठीक है। आज ही पढ़ाई करोगे, कल और परसों सिर्फ और सिर्फ नीट का फील, क्लियर है। तो उन 2 टेस्ट को आप प्रॉपर वे में नीट की तरह फील करके दोगे, जिससे कि जो भी सिली मिस्टेक होनी है वो इन 2 दिन में हो जाए, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको पॉइंट आउट करोगे, जिससे जब लास्ट अखाड़े में आप जाओगे, यानी मेन नीट वाले दिन जाओगे, तो वो सिली मिस्टेक नहीं होंगी जो आप पहले ही कर चुके हो। क्लियर है बिल्कुल। तो ठीक है, तो बस मैं यही बोलूंगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें कराने के हवाले में कंक्लूड कर दूं, ठीक है। इसमें हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहां कहां है, कहां हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो मेनली यहां हम 2 ब्रांच पढ़ने वाले हैं, वेटेज में बता चुका हूं इसका आपको। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कवर करने वाले हैं और मेडिसिन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में टोटल मैं 4 एप्लीकेशन बताऊंगा, एग्रीकल्चर में कहां कहां बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेडिसिन, तो मेडिसिन में हम 2 एप्लीकेशन बताएंगे, एक इंसुलिन वाला, ध्यान रखना है आपको, और एक जीन थेरेपी। इन 2 से क्वेश्चन मिल ही जाएगा, हर साल मिलता है, इन 2 से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, ठीक है, पक्का है 100%। मतलब आज वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन मान के चलो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी करनी है, 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर लेना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो टोटल 6 एप्लीकेशन आपको यहां समझनी है, 4 एग्रीकल्चर से और 2 मेडिसिन से। फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर अलाइजा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल और एथिकल इशू। ट्रांसजेनिक एनिमल में भी क्वेश्चन बन जाता है, वही रोजी काओ वाला। और एथिकल इशू से क्वेश्चन खैर बहुत रेयरली बनता है, ठीक है, वो डेटाबेस है, पर मैं उसको करा दूंगा, जैसे बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए, ठीक है। ईयर वेस क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, कौन सी कंपनी थी, किस ईयर में क्या राइस की कितनी वेराइटीज थी, इंडिया में कितनी बासमती की वेराइटीज है जो डॉक्यूमेंटेड है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एकदम इस चैप्टर को ब्रेन की लाइब्रेरी में सेट करने वाले हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे, मैंने ऑलरेडी स्लाइड प्रिपेयर्ड है, कंप्रेस करके ब्रेन में सेट करना है, ठीक है, कम से कम टाइम के अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडिया क्या, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके रिस्पेक्ट में फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं इंक्रीज हो पा रही, ठीक है। इसीलिए हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में आपको पता होगा हम डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर यूज करते थे, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, कह सकते हो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, समझ रहे हो ना, डिफरेंट टाइप की वीड्स को मारने के लिए पॉइजनस सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस यूज किया करते थे, ठीक है। तो इन केमिकल फर्टिलाइजर और इन डिफरेंट टाइप के, समझ रहे हो, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनको यूज करते थे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी, पर कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट फूड की क्वालिटी पर पड़ता था, ठीक है। फिर आगे जाकर के हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, देखा होगा ना आज की डेट में कि बायो फर्टिलाइजर मतलब लाइक गोबर की खाद, ठीक है, इसको यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट। इससे फूड की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है, पर क्वांटिटी पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। बट आज की डेट में हम दोनों ही टेक्निक को यूज कर रहे हैं।
भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी यूज कर रहे हैं और केमिकल एग्रीकल्चर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। पर इन दोनों को यूज करने के बाद भी जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस रेशियो के अंदर फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। तो जरूरत है किसी ना किसी न्यू टेक्नोलॉजी के एंटर करने की, तो बायोटेक्नोलॉजी आई, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इसको किस हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हमने क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया और इस तरीके से मॉडिफाई किया कि उसमें हमें कम से कम केमिकल यूटिलाइज, या कह सकते हो इंसेक्टिसाइड यूटिलाइज कम हो, या डिफरेंट टाइप के जो कह सकते हो एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं वो उनको झेलना ना पड़े, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज हो, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर के आज की डेट में हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, जैसे हमने ऐसे क्रॉप बनाए, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। जैसे भाई कोल्ड बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, ड्रॉट बहुत ज्यादा हो गया, साल्ट, हीट, अगर एटमॉस्फेयर में इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा होती है तो देखा होगा किसानों की फसल लॉस हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। इससे बचाने के लिए हमने क्रॉप को टॉलरेंट बनाया इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो केमिकल पेस्टिसाइड पर विश्वास है वो कम से कम हो भाई, ठीक है। उसको रिप्लेस करो जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए हमने पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाए। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप की अगर बात करते हैं तो मैं यहां पर आपको दो टेक्निक बताने वाला हूं पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप के अंदर। एक तो हम बात करेंगे यहां पर बीटी टॉक्सिन की, ठीक है, और दूसरा मैं यहां बताऊंगा आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहां हम बीटी टॉक्सिन और आरएनए इंटरफेरेंस को कवर करने वाले हैं। अगर मैं बीटी टॉक्सिन की बात करता हूं तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाते हैं इसे, इंसेक्ट। और आरएनएआई की बात करते हैं तो यहां पर हम टोबैको प्लांट का एग्जांपल यूज करेंगे, जिसको हमने नेमाटोड रेजिस्टेंट बनाया है, नेमाटोड रेजिस्टेंट। नेमाटोड समझते हो, नेमाटोड माने होता है गोल कृमि, राउंड वॉर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो। तो यहां पर हम बीटी टॉक्सिन और आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करने वाले हैं, क्लियर है। ये एक तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाने की टेक्निक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनली हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस समझते हो, अच्छा, एग्जांपल यहां लिख दिया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में मैं आपको यहां कराने वाला हूं फ्लेवर सेवर टमाटो, फ्लेवर सेवर टमाटो की बात करेंगे, यहां गोल्डन राइस की बात कर लेंगे, ठीक है। फ्लेवर सेवर टमाटो, भाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस समझते हो, जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है, जैसे हार्वेस्टिंग, भाई टमाटो का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। आपने भाई टमाटो की अच्छे से आपने क्रॉप डेवलप की, ठीक है, उसकी अच्छी से हार्वेस्टिंग की आपने, थोड़े सारे टमाटर ट्रकों में लोड किए और लोड करके आपने गल्ला मंडी को भेज दिए, ठीक है। गल्ला मंडी में टमाटर जा रहे हैं, रास्ते में जाम मिल गया तो 2-3 दिन ट्रक खड़े रहे, इसमें सारे टमाटर पक गए और सॉफ्टनिंग हो गई, सड़ गए सारे के सारे, तो लॉस हो गया ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक टेक्निक डेवलप की आरएनए इंटरफेरेंस, और उसमें बनाया हमने फ्लेवर सेवर टमाटो, यानी एक ऐसा टमाटो जब तक आप उसको केमिकल से ट्रीट नहीं करोगे वो ग्रीन का ग्रीन रहेगा। आखिर उसमें क्या किया, कौन सी टेक्निक यूज की, जिसकी वजह से आपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से उसको बचाया, और आज की डेट में टेक्निक मैक्सिमम फ्रूट्स पर यूज की जाती है, ठीक है। चलो, इसके अलावा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हाँ इस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे गोल्डन राइस बहुत प्यारा एग्जांपल है, इस पर फोकस करना, यही एग्जांपल दे रखा है गोल्डन राइस, ठीक है। अगर गोल्डन राइस की बात करते हैं भाई, राइस के अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो गोल्डन राइस की अगर बात की जाए तो इसमें हमने ऐसा राइस बनाया है जो विटामिन बी, आप समझ, सॉरी विटामिन ए आंखों के लिए होती है, विटामिन ए रिच राइस हो, और विटामिन ए के डिपोजिशन की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, गोल्डन हो जाता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है, तो ये टेक्निक हमने यूज की है यहाँ पर। तो समझ में आया, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके लिए। तो हमारे टोटल में कितने पढ़ रहे हैं, 4 एग्रीकल्चर टेक्निक पढ़ने, 2 हमें मेडिसिन में जो टेक्निक्स यूज हुए हैं वो पढ़ने, डायग्नोसिस के अंदर हम 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जेनेटिकल इंजीनियर्ड या कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ेंगे, और फाइनली इथिकल इशू पढ़ेंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो कंक्लूड करता हूं उसको मैं। सबसे पहले मैं गोल्डन राइस लेता हूं, ओराइजा सटाइवा, गोल्डन राइस ओराइजा सटाइवा, समझना मेरी बात। तो इंडिया में कई जगह ऐसी है जहां विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको भाई विटामिन ए आंखों के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वहां आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि उस जगह पर उस रीजन के अंदर जो मैक्सिमम क्रॉप होती है वो चावल ही होती है, तो आप चावल ही खा रहे हो, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह नहीं होते इतने ज्यादा, ठीक है। तो राइस ही आपका मेन फूड है और जिसमें ओनली कार्बोहाइड्रेट होता है। तो विटामिन ए रिच फूड की डेफिशिएंसी थी, तो उससे निपटने के लिए साइंटिस्टों ने क्या काम किया, राइस के अंदर ही बीटा कैरोटीन के जीन को डाल दिया, राइस के अंदर ही। तो राइस तो बनेगा ही, पर साथ में बीटा कैरोटीन का डिपोजिशन हो जाएगा, और बीटा कैरोटीन को हम प्रो विटामिन ए बोलते हैं, क्योंकि आप खाते बीटा कैरोटीन हो जो लिवर में जाकर के विटामिन ए में कन्वर्ट होती है। समझ में आया? तो इस टेक्निक को यूज किया, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था बायोटेक्नोलॉजी के कि प्लांट के अंदर किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप टीआई प्लाज्मिड यूज करोगे, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस के अंदर होता है। एनिमल के अंदर किसी भी जीन, एनिमल सेल के अंदर किसी भी जीन को इंट्रोड्यूस करोगे तो मोस्टली केस में आप रेट्रोवायरस यूज करते हो, ठीक है। बस 2 बातें ध्यान रखनी है इस पूरी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब राइस के अंदर आपको बीटा कैरोटीन का जीन डालना है, तो क्या यूज करोगे, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन का जीन हमने कहां से आइसोलेट किया, सब पूछा जा सकता है। तो एक गोल्ड डैफोडिल वैरायटी थी, ठीक है। तो डैफोडिल प्लांट था जिसमें बीटा कैरोटीन का जीन था, तो डैफोडिल से हमने बीटा कैरोटीन के जीन को आइसोलेट किया। इस जीन को सब जगह एक ही मैकेनिज्म है, जीन को एक वेक्टर के संग जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट बनाया, रिकॉम्बिनेंट को किसी भी प्लांट या एनिमल में ट्रांसफर करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट बना दिया और जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया। बस यही एप्लीकेशन सब जगह अप्लाई होगी, ठीक है। अब देख लो सेम यहां कर रहे हैं, डैफोडिल से हमने बीटा कैरोटीन के जीन को निकाला, इस बीटा कैरोटीन के जीन को हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट बनाया, और रिकॉम्बिनेंट को एंटर इन टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस, यानी एक लोकल स्ट्रेन था राइस का, ठीक है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और उससे बन गया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, ठीक है, जिसके अंदर प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटीन डिपॉजिट थी। अगर इस राइस को खाएंगे तो आपकी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए की कमी भी पूरी हो जाएगी। क्लियर है? तो बस हर एप्लीकेशन में जीन कहां से लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए वेक्टर किसको यूज किया, और ट्रांसफॉर्मेंट के लिए होस्ट कौन सा यूज किया। बस हर एप्लीकेशन में 3 बातें हैं। क्लियर है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड उठाते हैं यहां पर गोल्डन राइस के अलावा फ्लेवर सेवर टमाटो। तो मैंने बताया था पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी हार्वेस्टिंग कर ली आपने, खेती की, भाई क्रॉप काट भी ली, काट करके आप बेचने जा रहे हो, उसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोलते हैं। तो उस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचने के लिए आपने भाई देखा होगा ना, पहले के टाइम पर जैसे आपने भाई नेचुरली जो फूड पकते थे उनको आप मंडी में बेचने जाते थे तो सॉफ्टनिंग हो जाती थी, सड़ जाते थे। आज की डेट में देखा होगा ना, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जब तक उनको एक केमिकल से ट्रीट ना किया जाए वो हरे के हरे ही रहेंगे, ठीक है। उनमें जो पकने का मैकेनिज्म है, सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म है, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हमने एक टेक्निक यूज की, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। अब समझो मेरी बात, नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में हर एक फ्रूट्स के अंदर, ये मान लो टमाटर है, ठीक है, हर एक फ्रूट्स में एक जीन होता है, समझना, एक जीन होता है, उस जीन के एक्सप्रेशन से एक एंजाइम बनता है पॉलीगैलेक्टयूरोनेज।
और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट। जब आप उसको तोड़ोगे तो जीन एक्सप्रेस करेगा और इस जीन की वजह से ये एंजाइम बनेगा पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, और ये एंजाइम किसी भी फ्रूट की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सॉफ्ट पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया क्यों ना यार इस जीन को ही साइलेंट कर दिया जाए। तो कई साइंटिस्टों ने कहा जीन को ही साइलेंट करोगे तो पकेगा कैसे? सिंपल तरीका है, हम आर्टिफिशियल ठीक है राइपनिंग एजेंट यूज कर लेंगे इसके लिए, पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से तो बचाया जा सकता है। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या काम किया, इस जीन को साइलेंट करने के लिए, इस जीन को जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम बना रहा था, उस जीन को साइलेंट करने के लिए हमने एक टेक्निक यूज की। वो टेक्निक क्या होती है मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। बस ये अभी इतना ध्यान रखना कि फ्लेवर सेवर टोमेटो के लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज की, या एंटी सेंस आरएनए यूज किया, या कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज किया। अब ये टेक्निक क्या होती है मैं आगे बताने वाला हूं। इस टेक्निक को यूज करके हमने जीन को साइलेंट कर दिया, इस जीन को स्विच ऑफ कर दिया, साइलेंट कर दिया। अगर जीन साइलेंट हो गया तो एंजाइम नहीं बनेगा और सॉफ्टनिंग नहीं होगी। इसी को फ्लेवर सेवर टमाटो कहते हैं। तो ऐसे टमाटर गल्ला मंडी में भेजे जाते हैं, वो हरे के हरे रहेंगे, ठीक है। जब उनको बेचना होता है ना, तब एक केमिकल में डिप करके उनको निकाल दिया जाता है। बस फिर 3 से 4 दिन के अंदर उनको सेल करना होता है, जिससे कि अगर आप घर पे लाके रख भी दो तो भी पक जाएगा वो, ठीक है। कोई केमिकल से ट्रीटेड है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आज सारे फ्रूट्स के केस में यही टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इस जीन को हमने साइलेंट कर दिया है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, तो उसको फ्लेवर सेवर टोमेटो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज की गई है इसको बनाने के लिए, जीन को साइलेंट करने के लिए। अब आरएनए इंटरफेरेंस क्या होती है मैं जो आगे बताने वाला हूं। तो 2 टेक्निक हो गई, गोल्डन राइस हो गया और फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया। अब बचे 2, एक तो आरएनए इंटरफेरेंस और दूसरा बीटी टॉक्सिन। ये क्या है बीटी टॉक्सिन? अब आगे आ जाते हैं। तो बीटी टॉक्सिन समझना, बीटी टॉक्सिन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए हमने इसको यूज किया। बीटी बेसिलस थ्रियोजेंसिस एक बैक्टीरिया था, वो एक टॉक्सिन रिलीज करता था, समझना। पहले क्या करते देखे होंगे आपने, मैंने तो देखा है, आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, ठीक है। भाई पहले देखा होगा कि जब फसल होती थी तो किसान एक टंकी को अपने ऐसे शोल्डर पर लगाते थे, ठीक है, और ऐसे उसमें पंपिंग करते थे, पंप, और ऐसे उसमें शावर हुआ करता था और पूरी फसल के ऊपर शावर किया करते थे इस तरीके से। तो हम पूछते थे भाई क्या है, तो कहते थे भागो यहां से, और खुद भी वो बांधे होते थे, ये पॉइजन है। तो पॉइजन क्यों छिड़क रहे हो? अगर पॉइजन नहीं स्प्रे करेंगे तो इससे इंसेक्ट कीड़े आएंगे, ठीक है, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों का दल आएगा, खत्म कर देगा पूरी क्रॉप को, बर्बाद हो जाएगी। तो पॉइजन डालना जरूरी है जिससे कि ये इंसेक्ट से इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर आए। पर उसके भाई केमिकल्स हैं, पॉइजन है, तो क्रॉप के साथ साथ हमको भी नुकसान होता था, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया यार कुछ ऐसा करो, तो उन्होंने एक बैक्टीरिया ढूंढा। उस बैक्टीरिया को अगर इंसेक्ट खा जाए तो इंसेक्ट की मौत हो जाती थी, बेसिलस थ्रियोजेंसिस। साइंटिस्टों ने पता लगाया आखिर ऐसा क्या है। तो उस समय पता नहीं था, स्टार्टिंग में तब बायोटेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो हम साइंटिस्टों ने क्या किया, एक घोल बनाते थे सॉल्यूशन, उसमें उस बैक्टीरिया को मिला दिया जाता था, फिर उस बैक्टीरिया को स्प्रे किया जाता था सब जगह। वो इस बैक्टीरिया क्या करता था, लीफ के ऊपर आता था, जब इंसेक्ट लीफ को खाता था तो बैक्टीरिया को भी खा जाता था। बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन होते थे जो इनएक्टिव थे, पर अगर इंसेक्ट उसको खाता था तो इंसेक्ट की गट में जाकर के वो एक्टिव हो जाते थे, और एक्टिव होने से इंसेक्ट की गट में होल बन जाते थे, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। कहानी समझा रहा हूं अभी, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, अभी इसको छोड़ो, समझने की कोशिश करना। तो जब साइंटिस्टों को इस बैक्टीरिया के बारे में पता चला, बैक्टीरिया बेसिलस थ्रियोजेंसिस, ठीक है, इस बैक्टीरिया को स्प्रे करना चालू कर दिया। ये आ गया बैक्टीरिया। अगर इस बैक्टीरिया की बात करता हूं तो इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंडोटॉक्सिन होते हैं, अंदर ही बनते हैं, बाहर निकलते नहीं है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो जब भी कोई इंसेक्ट आएगा इस लीफ को खाएगा तो बैक्टीरिया को भी खा जाएगा। बैक्टीरिया को जब इनटेक करेगा तो ये इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया के अंदर थे, ये इंसेक्ट की मिड गट में जाएंगे, फोर गट में कोई दिक्कत नहीं है, मिड गट में जाएंगे जहां पर एल्कलाइन मीडियम होता है। और एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं होगा, एल्कलाइन मीडियम में जाकर के ये इनएक्टिव एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होते ही ये उस इंसेक्ट की गट में होल बना देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये साइंटिस्टों को पता चल गया, तो इसको यूज करना चालू कर दिया, और इसको कह सकते हो बायोपेस्टिसाइड, ठीक है,
बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं जो पेस्ट या इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किए जाते थे। तो ये चल रहा था मैकेनिज्म, ठीक है। अब साइंटिस्टों ने पता किया था, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, तो साइंटिस्टों ने कहा कुछ तो है इस बैक्टीरिया के अंदर जो इनएक्टिव था और बाद में जाके एक्टिव हो गया। तो हमने ढूंढा इसमें एक जीन था जो एक प्रोटीन बना रहा था, क्राइजीन, जो एक क्राई प्रोटीन बना रहा था जिसको एंडोटॉक्सिन बोल सकते हो। वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, समझना। पर बाई चांस वो प्रोटीन जब बैक्टीरिया की मिड गट में जाती है तो वहां एल्कलाइन मीडियम में कुछ एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, और एंजाइम कौन से? प्रोटीएज। वो प्रोटीएज एंजाइम उस प्रोटीन के टुकड़े करते हैं। जब वो प्रोटीएज एंजाइम उस प्रोटीन के टुकड़े करते हैं तो वो प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होते ही बैक्टीरिया की गट में, मिड गट में अटैच होकर के होल जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। समझ में आया? तो इसके बाद में साइंटिस्टों को मालूम पड़ा, तो उन्होंने जीन को ढूंढा जो उन एंडोटॉक्सिन को बना रहा था। इसको क्राई जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राई, CRY क्राई जीन। वही क्राई जीन है, एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने। इनएक्टिव क्राई प्रोटीन है, या एंडोटॉक्सिन भी बोल सकते हो, अंदर ही बनते हैं। अगर किसी भी तरीके से ये बैक्टीरिया की मिड गट में गए, क्योंकि मिड गट में एल्कलाइन मीडियम होता है, समझ रहे हो? हमारी गट में स्टार्टिंग में एसिडिक मीडियम होता है, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये प्रोटीन अलग तरीके से टूटती है, और उसकी एल्कलाइन मीडियम में ये प्रोटीन अलग तरीके से टूटती है, प्रोटीएज के थ्रू। वो इस तरीके से टूटती है कि एक्टिव हो जाती है। एंटर इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट, जहां पर एक्टिवेशन ऑफ एल्कलाइन मीडियम बाय प्रोटीएज। कुछ प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो स्पेसिफिक जगह पर ही कट मारते हैं, और कट लगते ही इसका एक पार्ट, यहां से कट लगा, ये वाला पार्ट अलग हो गया, और ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, बचा ये वाला पार्ट। अब ये एक्टिव पार्ट है। तो एक्टिवेशन इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट, जब ये एक्टिव हो जाता है तो मिड गट की एपिथेलियम से चिपक जाता है और वहां पर होल जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। समझ में आया? तो हमने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब क्या करना है? बस इस जीन को निकाल लो, इस बैक्टीरिया से जीन को निकालो, क्राई जीन को। इस क्राई जीन को वही टीआई प्लाज्मिड से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट बनाओ, उस रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंट क्रॉप का ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। यानी अब ये क्राई प्रोटीन उस क्रॉप में बनेगी जिसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। क्लियर? बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया आपने, ठीक है। अब उसमें ये प्रोटीन बनना चालू हो गई, ठीक है। अब जब प्रोटीन बनना चालू हो जाएगी, प्रोटीन जब बनना चालू हो जाएगी उसके अंदर, तो अब क्या होगा? उस क्रॉप को कोई भी इंसेक्ट खाएगा तो मारा जाएगा। तो हमने उस क्रॉप को क्या कर दिया? जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो अब इस टेक्निक को कहां कहां यूज करने वाले हैं, समझ में आ गया होगा टेक्निक क्या है। तो एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। एनसीईआरटी कह रही है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना रहे हैं जिसमें बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बेसिलस थ्रियोजेनेसिस। हम समझ चुके हैं, इसलिए इसको बीटी बोलते हैं शॉर्ट में, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस, ठीक है। आज की डेट में हम बीटी कॉटन बना चुके हैं, कॉटन जो पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन है, क्योंकि इसमें भी बीटी टॉक्सिन बन रहे हैं। हमने बीटी कॉर्न बनाया है, बीटी राइस बनाया है, बीटी टमाटो बनाया है, बीटी पोटैटो बनाया है, बीटी सोयाबीन बनाया है, पर बीटी ब्रिंजल भी बनाया है। बैगन में देखो ना कीड़े अंदर आ जाते हैं, कीड़े, ठीक है, इंसेक्ट लार्वा देते हैं अंदर, तो वो भी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, छेद होते हैं। तो उसको भी हमने क्या बना दिया? जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो इस टेक्निक को हम डिफरेंट क्रॉप पर यूज कर रहे हैं। टेक्निक कंसेप्ट में समझा दिया है। अब कॉटन हमारे सिलेबस में है, बीटी कॉटन हमारे सिलेबस में है, तो पहले पता होना चाहिए इंसेक्ट की 3 वैरायटी हैं। एक तो है लेपिडोप्टेरंस, एक है सीलोप्टेरंस, और एक है डायप्टेरंस, ठीक है। अगर मैं लेपिडोप्टेरंस की बात करता हूं, उसमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? कॉर्न बोरर आता है, कॉटन बॉल बॉम आता है, टोबैको बड वॉर्म आता है, आर्मी वॉर्म आता है। सर ये तो सुने ही नहीं है नाम। यस, ठीक है, आपको सिर्फ 2 नाम याद रखना है यहां पर, ओनली और ओनली ये 2 एनसीईआरटी में जिक्र किए हैं, ठीक है। एक तो ध्यान रखना कॉर्न बोरर, ऐसे इंसेक्ट जो कॉर्न के अंदर होल बना देते हैं, भुट्टे बेकार हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉटन बॉल बॉम्ब, कॉटन की बॉल होती है, अगर नेचुरल कॉटन देखोगे छोटी छोटी बॉल होती हैं। ऐसे इंसेक्ट जो कॉटन की बॉल में अपने लार्वा को देते हैं, अंदर डाल देते हैं, ठीक है।
हैचिंग के बाद, ठीक समझ रहे हो मेरी बात, तो बेकार हो जाती है वो भी। तो कॉटन बॉल बॉम्ब और कॉर्न बोरर ये इंसेक्ट लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं, बस यही क्वेश्चन आएगा। पर एनसीईआरटी ने, ठीक है, सिलोप्टेरन्स की भी बात की है और डायप्टेरन्स की भी बात की है, ठीक है। सिलोप्टेरन्स में बीटल्स आते हैं और डायप्टेरन्स में फ्लाई और मॉस्किटो आते हैं, पर एनसीईआरटी ने इनकी बात डिटेल में नहीं की। तो क्वेश्चन बनेगा तो कॉर्न बोरर पर और कॉटन बॉल बॉम्ब पे बनेगा, ठीक है। तो ये वो इंसेक्ट हैं, समझ रहे हो, जिन पर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तीनों ही नाम दे रखे हैं, डायप्टेरन्स भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है, सिलोप्टेरन्स भी दे रखा है, ठीक है, और लेपिडोप्टेरन्स भी दे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। टोबैको बडवॉर्म दे रखा है एनसीईआरटी ने, आर्मी वॉर्म भी दे रखा है, कॉटन बॉल बॉम्ब, और या तो चारों ही कर लो आप, चारों ही नाम तो समझ तो लो किस में आते हैं, इतना तो याद कर ही लो, ठीक है। तो ये वो इंसेक्ट हो गए जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। इन्हीं को मारने के लिए हमने क्राइजीन ढूंढा है उस बैक्टीरिया में से, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या काम कर दिया, हमने इस क्राइजीन को निकाला और क्राइजीन को टीआई प्लाज्मिड से जोड़ करके डिफरेंट क्रॉप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करके उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, जो अब प्रोटेक्टेड हैं लेपिडोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स या सिलोप्टेरन्स से, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पावर आ गई, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन चुके हैं क्योंकि क्राई प्रोटीन अब उनके अंदर बन रहा है। क्लियर है बिल्कुल, चलो भाई ठीक है, ये मैकेनिज्म पूरी बता चुका हूं जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक कॉटन बॉल बॉम्ब का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने। ये कॉटन की बॉल है, इस तरीके से होती है, कभी नेचुरल अपना प्लांट देखा हो, उसमें ये होल, ये क्या ना होल बना देता है और लार्वा इसके अंदर होता है, जिससे कॉटन की बॉल बर्बाद हो जाती है, समझ रहे हो। तो बस ध्यान क्या रखना है इन जीन के बारे में, क्राई फर्स्ट एबी जीन, क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी, ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा कॉर्न बोरर को मारने के लिए कौन सा क्राई जीन यूज करते हो, क्राई फर्स्ट एबी। कॉटन बॉल बॉम्ब को मारने के लिए कौन सा जीन यूज करोगे, क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी। तो इन तीनों जीन के नाम याद रखने हैं आपको, इन पर क्वेश्चन बनता है। क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एबी और क्राई फर्स्ट एसी। भाई क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एबी, अब क्राई फर्स्ट एबी की जगह एसी कर दो, तो सेकंड एबी और फर्स्ट एसी बाद वाले कॉटन बॉल बॉम्ब हैं, और क्राई फर्स्ट एबी ये भी पहला आ गया और एबी भी पहला आ गया, तो कॉर्न बोरर के लिए तो पहला कॉर्न बोरर फिर कॉटन बॉल बॉम्ब। ये ट्रिक है, थोड़ी सी याद रख लेना, इससे आपको जीन याद रहेगा, जीन पर क्वेश्चन आता है। फिर से बोल रहा हूं, क्राई फर्स्ट नंबर पहले आ गया और ए पहले आता है, बी पहले आता है, तो क्राई फर्स्ट एबी ये कॉर्न बोरर के लिए यूज करते हैं, जबकि क्राई सेकंड एबी सेकंड बाद में आएगा, या क्राई फर्स्ट एसी सी भी बाद में आएगा, ये कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए यूज करते हैं इन जीन को, जो एक टॉक्सिन क्राई प्रोटीन या एंडोटॉक्सिन बनाते हैं। क्लियर है, चलो ये वाली बात तो क्लियर होगी, इसमें कोई खास चीज नहीं थी, समझ में आ गई। अब आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं, समझना। पहले आरएनए इंटरफेरेंस समझाने से पहले मैं एक समस्या बताऊंगा, जब साइंटिस्टों ने उसको ढूंढा। भाई टोबैको से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट को नो डाउट इससे मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट होती है, टैक्स बहुत लगाती है इसके ऊपर। तो टोबैको का कल्टीवेशन चल रहा था, उनकी रूट के अंदर एक नेमाटोड मेलाडोगाइनिन कोग्नेसिया, ठीक है भाई, एक चॉकलेट आती थी मेलोडी, उसी से याद रखो मेलाडोगाइनिन कोग्नेसिया, ठीक है, देखा होगा ना, मेलोडी सुना देखा होगा 100%, ठीक है। तो मेलाडोगाइनिन कोग्नेसिया एक नेमाटोड था, नेमाटोड समझते हो, राउंड वॉर्म, नेमाटोड का मतलब होता है राउंड वॉर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, राउंड वॉर्म। ये एक प्लांट है, प्लांट की रूट की बात कर रहा हूं, ये लीफ है, इनकी ऊपर लीफ आ गई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, रूट की बात कर रहा हूं। किसकी रूट है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। रूट ऑफ टोबैको प्लांट की रूट में ये राउंड वॉर्म नेमाटोड मेलाडोगाइनिन कोग्नेसिया एंटर करता है और नोड्यूल बना देता है।
रूट को ही बर्बाद कर रहा है, ठीक है, तो प्लांट तो खत्म हो ही जाएगा। अब भाई कोई भी चीज स्प्रे करोगे ऊपर ही तो करोगे, अब रूट में क्या करोगे? तो साइंटिस्टों के सामने चैलेंज था, ऐसा तो है नहीं है कि प्लांट को उखाड़ो, ठीक है, अब रूट में स्प्रे कर दो फिर प्लांट को वापस लगा दो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब इसे निपटा कैसे जाए। रूट में इन्फेक्शन है ना, और नेमेटोड का इन्फेक्शन है। तब साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और एक टेक्निक ढूंढी, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई, या एक ऐसी टेक्निक जो किसी भी जीन को साइलेंट करने के लिए यूज की जाती है। आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई, या ऐसी टेक्निक जो किसी भी जीन को साइलेंट करने के लिए यूज की जाती है, उसको आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। फिर साइंटिस्टों ने देखा जो काफी जो यूकैरियोटिक प्लांट थे वो वायरस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम यूज करते थे, वहां से ये डिस्कवर हुई, ठीक है। तो अब मैं पूरी कहानी स्टार्ट कर रहा हूं एक तरफ से, समझना पहले, इसको बाद में दिखाएंगे। RNAi, it is a naturally occurring mechanism that lead to a silencing समझते हो, सुला देना, of जीन को साइलेंट करने के लिए। It is cellular defense mechanism against virus in all eukaryotic, NCERT की लाइन है, ये हर एक यूकैरियोटिक सेल में वायरस से डिफेंस करने के लिए इस मैकेनिज्म लगभग सारे यूकैरियोटिक में होती है। कैसे होती है? जैसे मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, कोई वायरस का इन्फेक्शन होगा तो उसमें अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डीएनए है, ठीक है, अगर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वो अंदर एंटर करेगा या बनेगा, जो भी है, अंदर जब एंटर करता है या बनता है डबल स्टैंडर्ड, मान लो डबल स्टैंडर्ड वायरल आरएनए, ठीक है, समझना मेरी बात, डबल स्टैंडर्ड, सर्थ है डबल स्टैंडर्ड, जब भी दो स्टैंड होंगे तो उनमें से एक स्टैंड तो होगा सेंस आरएनए, एक होगा एंटी सेंस। समझना, हमेशा डीएनए हो या आरएनए, उनमें दो स्टैंड होते हैं, ठीक है, अगर डबल स्टैंडर्ड है तो, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो डबल स्टैंडर्ड के अंदर हमेशा एक सेंस होगा और एक एंटी सेंस होगा। सेंस जिससे आरएनए, या आरएनए जिससे प्रोटीन बनती है, पहले आरएनए पे फोकस कर लो, ऐसा आरएनए जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है वो सेंस है ना, थोड़ा सेंस है तेरे अंदर, सेंस ही नहीं है तेरे अंदर। और जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो एंटी सेंस है, जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो एंटी सेंस है। समझना मेरी बात, हमेशा एक ही आरएनए से प्रोटीन बनती है, जिस आरएनए से प्रोटीन बनती है वो मैसेंजर आरएनए होता है, और मैसेंजर आरएनए सेंस आरएनए होता है, एंटी सेंस नहीं होता, ठीक है, समझना। तो मान लो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसी यूकैरियोटिक सेल में बन जाता है तो उनमें एक सेंस होगा और एक एंटी सेंस होगा। जब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो हर एक यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, रिस्क रिस्क को बोलते हैं आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो, एक ऐसा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो किसी भी आरएनए को साइलेंट करने के लिए कैपेबल है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन हमेशा डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ही बाइंड करेगी और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से उस आरएनए को उड़ाएगी जिससे इस सेल को खतरा है। तो सेल को खतरा किससे है, सेंस या एंटी सेंस? ऑलवेज सेंस, क्योंकि सेंस से ही प्रोटीन बनेगी, वायरल प्रोटीन। तो हमेशा ये रिस्क प्रोटीन सेंस आरएनए को उड़ा देगी। सेंस आरएनए को ब्रेक कर दिया तो सेंस आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए, सेंस आरएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो सेंस आरएनए टूट गया, बचा क्या, एंटी सेंस आरएनए। एंटी सेंस आरएनए के संग कौन जुड़ी हुई है, रिस्क प्रोटीन जुड़ी हुई है, ये रह जाती है एंटी सेंस आरएनए विद रिस्क। एंटी सेंस आरएनए से यूकैरियोटिक सेल को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एंटी सेंस आरएनए कभी भी प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये तरीका था एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफेंस सिस्टम का, रिस्क प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। जब भी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल का डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूकैरियोटिक सेल में आता है या बनता है तो उसमें से सेंस आरएनए को ये प्रोटीन उड़ा देती है जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है ऑल यूकैरियोटिक सेल में अगेंस्ट वायरस इंफेक्शन। ये साइंटिस्टों को पता चल गया। अब दो चीजें हैं, इधर साइंटिस्टों को ये चीज पता चली, उधर साइंटिस्टों को परेशान थे, यार टोबैको प्लांट की रूट में नेमाटोड का इन्फेक्शन हो गया, कैसे इससे रिकवर किया जाए। साइंटिस्टों की मीटिंग हुई कि भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा हो सकता है, हमने एक टेक्निक ढूंढी है जो
कह सकते हो यूकैरियोटिक सेल में वायरस इन्फेक्शन से, वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, यहां तो नेमाटोड का इन्फेक्शन है। तो उन्होंने कहा समझो भाई, इस टेक्निक को आप नेमाटोड के इन्फेक्शन से भी आप प्रोटेक्ट करने में यूज कर सकते हो। कैसे? अब देखो, तो उन्होंने देखा कि नेमाटोड, अब समझा उन्होंने कि नेमाटोड जो था ना, वो टोबैको प्लांट की रूट में एंटर करता है, एंटर करके वो टोबैको प्लांट की रूट से नरिशमेंट लेता है। तो नरिशमेंट लेने के लिए कोई तो प्रोटीन होगी जो उसकी पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, कोई ना कोई प्रोटीन तो बनती होगी उसके अंदर, जो जिसकी वजह से वो नेमाटोड प्लांट के ऊपर पैरासाइट हो पाता है। तो भाई ढूंढ लिया उस प्रोटीन को, जब प्रोटीन मिल गई तो प्रोटीन को बनाने वाला जीन भी मिल जाएगा। अब समझना मेरी बात, टेक्निक को यूज कर रहा हूं मैं। ये नेमाटोड है, नेमाटोड में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में समझना, दोनों डीएनए कभी ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पार्टिसिपेट करेगा। जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, पर कौन सा एमआरएनए बनेगा? ऑलवेज सेंस एमआरएनए बनेगा। समझ रहे हो? ये डीएनए का वो जीन है जो उस आरएनए को बनाता है, जो प्रोटीन की वजह से ये नेमाटोड पैरासिटिज्म शो कर पाता है। समझना, ये सेंस एमआरएनए जब एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनेगी, तो ये प्रोटीन मेम्ब्रेन पर आ गई नेमाटोड की। ये नेमाटोड है, मान लो नेमाटोड है, नेमाटोड है। अब नेमाटोड इन प्रोटीन की हेल्प से प्लांट के मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। यानी अगर ये प्रोटीन है तभी ये प्लांट के ऊपर पैरासिटिज्म दिखा सकता है, अगर ये प्रोटीन नहीं है तो प्लांट के ऊपर पैरासिटिज्म दिखा नहीं सकता। क्लियर है? यानी ये प्रोटीन इसकी पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। बस साइंटिस्टों को समझ में आ गया, यार इस जीन को साइलेंट कर दो, इस जीन को साइलेंट कर दो। तो साइंटिस्टों ने कहा भैया कितने नेमाटोड के जीन को साइलेंट करोगे? एक को करो, दो को करो, पता नहीं कौन सा नेमाटोड आ जाए। तो उन्होंने कहा इस प्लांट को ही मॉडिफाई कर दो कि अगर कोई नेमाटोड इस प्लांट को खाएगा ना, तो इस नेमाटोड का जीन अपने आप ही साइलेंट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? यस, आरएनए इंटरफेरेंस से हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब देखो, हमने क्या काम किया, हमने जीन को ढूंढा, इस जीन को ढूंढ लिया, नेमाटोड के इस जीन को जिसकी वजह से पैरासिटिज्म शो करता था। हमने क्या काम किया, इस जीन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। समझना, हमने जीन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। समझना, हम क्या कर रहे हैं यहां पर? मॉडिफिकेशन। हमने जीन को लिया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया, जेनेटिकली जीन को मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने जीन को, समझना, क्या काम कर दिया? टीआई प्लाज्मेट के संग जोड़ा, और जोड़ करके इस प्लांट के अंदर एंटर करा दिया। अब मॉडिफिकेशन क्या किया? मॉडिफिकेशन ऐसा किया कि इसका एक डीएनए नहीं, दोनों ही डीएनए आरएनए बनाने में कैपेबल हो जाए। इस जीन को टीआई प्लाज्मा में जोड़ करके इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इस प्लांट को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। जब ये टीआई प्लाज्मिड इस जीन को जो मॉडिफाइड है, मॉडिफिकेशन का मतलब है इसमें अब दोनों डीएनए मॉलिक्यूल एमआरएनए बनाने में कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जो मॉडिफाइड है, जब हमने इसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो दोनों डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा, दोनों डीएनए से आरएनए बनेंगे, एक से सेंस बनेगा तो दूसरे से एंटी सेंस बनेगा। समझ रहे हो? एक दोनों से बनेंगे। अब ठीक है भाई, सेंस तो पहले भी बन रहा था, आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, एंटी सेंस आरएनए भी बनेगा। सेंस और एंटी सेंस वो आरएनए थे, समझना, जो उस जीन से बने हैं जो नेमाटोड के पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था। टीआई प्लाज्मिड से एंटर करा दिया इस प्लांट के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही भाई यूकैरियोटिक प्लांट है, जब दो आरएनए बनेंगे, एक सेंस और एंटी सेंस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे। रिस्क प्रोटीन हमेशा इसमें से एक आरएनए को उड़ा देगी, सेंस को, तो बचेगा कौन सा? एंटी सेंस एमआरएनए विद रिस्क प्रोटीन। ये भरे जाएंगे इसके अंदर, ढेरों सारे यही पड़े होंगे अंदर, यही पड़े होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिसके अंदर एंटी सेंस एमआरएनए है,
नेमेटोड का एंटीसेंस एमआरएनए है। तो जब भी कोई नेमेटोड आएगा, इस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा, तो ये एंटीसेंस आरएनए इस नेमेटोड में एंटर करके इसको खत्म कर देगा। कैसे कर देगा? ऐसे देखो, ऐसे मान लो ये मॉडिफाइड प्लांट है, इस मॉडिफाइड प्लांट में एंटीसेंस नेमेटोड एमआरएनए, एंटीसेंस नेमेटोड एमआरएनए पड़ा हुआ है, जिसमें रिस्क प्रोटीन भी लगी है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, रिस्क प्रोटीन। ठीक, ये भरा पड़ा है। इस नेमेटोड ने क्या काम किया? इस प्लांट के ऊपर अटैक किया और उसको खाने की कोशिश की। खाने की कोशिश करेगा तो उसमें ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्रोटीन कौन से होंगे? समझो मेरी बात, ये सेंस एमआरएनए बन गया, इस सेंस एमआरएनए से आगे प्रोटीन भी तो बनेगी, ये प्रोटीन बन गई। कौन सी प्रोटीन? जिसकी वजह से ये पैरासिटिज्म शो कर रहा था। अब ये प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगी और ये प्लांट मटेरियल को सक करेगा, नेमेटोड। ये कौन है? नेमेटोड। नेमेटोड, ठीक है, यहां से सक करना चालू कर देगा इस मॉडिफाइड प्लांट से। जब मटेरियल को सक करेगा तो साथ में ये एंटीसेंस एमआरएनए भी तो अंदर आ जाएंगे, जिनमें रिस्क प्रोटीन लगी हुई है, आ गए अंदर। अब ये एंटीसेंस और ये सेंस, तो जब एंटीसेंस आएगा, इसी का तो एंटीसेंस है, तो ये एंटीसेंस सीधा सेंस एमआरएनए के संग क्या कर लेगा? सेंस एमआरएनए के संग जुड़ जाएगा और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा नेमेटोड में। डबल स्टैंडर्ड क्या बना देगा? डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। और ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनते ही प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, और ये प्रोटीन बनना जब बंद होगी, ये प्रोटीन बनना जब बंद होगी, तो ये नेमेटोड प्लांट को सक नहीं कर पाएगा, प्लांट मटेरियल को खा नहीं पाएगा, क्योंकि क्या बन गई यहां पर? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन चुका। यानी इस आरएनए को साइलेंट कर दिया, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनती, प्रोटीन हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बनती है। ठीक है, इस नेमेटोड ने गलती क्या कर ली? इस मॉडिफाइड प्लांट को खाया, तो ये एंटीसेंस आरएनए सेंस आरएनए से बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनते ही कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें भी रिस्क लगा हुआ है, रिस्क सेंस आरएनए को उड़ा भी देगा, तो प्रोटीन तो वैसे भी नहीं बनेगी, जिसकी वजह से ये भूख की वजह से तड़प तड़प के मरेगा। यानी यहां हमने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज करके। आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक है जो जीन को साइलेंट करने के लिए यूज की जाती है। फ्लेवर सेवर टोमेटो में भी इस टेक्निक को यूज किया। ठीक है, टोबैको प्लांट, समझ रहे हो, को निमेटोड रेजिस्टेंट बनाने के लिए भी इस टेक्निक को हमने यूज किया। क्लियर है बिल्कुल? तो एप्लीकेशन समझ में आई। तो टोटल 4 एप्लीकेशन मैंने बता दी। ठीक है, एक बीटी टॉक्सिन और एक आरएनए इंटरफेरेंस। बीटी टॉक्सिन हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाने के लिए यूज की। आरएनए इंटरफेरेंस यहां पर हमने 2 जगह यूज की है, एक तो टोबैको प्लांट को नेमेटोड रेजिस्टेंट बनाने के लिए, और एक जीन साइलेंसिंग फ्लेवर सेवर टोमेटो के केस में। ठीक है, तो तीसरी टेक्निक होगी फ्लेवर सेवर टोमेटो, और चौथी होगी गोल्डन राइस, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस कर रही है। तो 4 टेक्निक जो एग्रीकल्चर में इनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, बेटा हल्के में मत लेना। तो इसमें आरएनए इंटरफेरेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसको कोशिश करता हूं मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने की, और समझ में आई भी होगी। समझ रहे हो? ओके, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। आज बायोटेक्नोलॉजी और हमारी परिवर्तन सीरीज का लास्ट लेक्चर है। फिर हल्ला मत जाना, सर 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 पहले ही बोला कि पूरी दम लगा करके मैराथन कराया था। मैराथन के अंदर वो सारे टॉपिक ये रह गया था, सारे टॉपिक करा दिए थे जिनसे नीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है? फिर भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर पूरा मैक्सिमम कंटेंट दे दिया है। ठीक है, अब बस कल 2 दिन बचे हुए हैं। इन 2 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ नीट का फील लेना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो नीट का फील एक कल होगा और एक परसों होगा, और 6 तारीख को रिलैक्स, एकदम कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, जिससे कि आपके ब्रेन को, प्रॉपर ब्रेन को नरिशमेंट देना है। ठीक है, जिससे कि पूरी साल भर की जो मेहनत, क्योंकि ब्रेन को लास्ट टाइम पर अपनी
हाईली एक्टिविटी दिखानी है, ठीक है। तो और जहां भी जिसका सेंटर पड़ा हुआ है वहां पहुंच जाएगा पहले ही, आप समझ रहे हो, जिससे कि लास्ट टाइम पर कोई पैनिक ना हो, ठीक है। सिटी आपको पता चल चुकी है, अपने जाओ सेंटर पर जाओ, ठीक है, और रिलैक्स होकर के 2 घंटे पहले पहुंचो, जिससे कि कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। लास्ट डे आपके ब्रेन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा यूज करनी है, कोई कंजूसी मत करना, प्रॉपर रिलैक्स होकर के सेंटर पर पहुंचना, ठीक है। चाहे टैक्सी करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, पेरेंट्स को साथ में लेके जाना, ठीक है। अकेले जाओगे तो कोई अनफेवरेबल कंडीशन पड़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो पेरेंट्स को साथ में लेके जाओ, ठीक है। और मस्ती से बढ़िया तरीके से निडर होकर के पेपर दो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। और बस सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दो, जो होगा बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो चारों टेक्निक हमारी हो चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पूरा करा दिया, डायग्रामेटिकली करा दिया, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो हाँ, अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन में बात करते हैं तो मेडिसिन में आपको 2 टेक्निक याद रखनी है, जिसमें क्वेश्चन आता है, एक इंसुलिन और एक जीन थेरेपी। इंसुलिन और जीन थेरेपी क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बेसिक बन जाता है, पूरी दुनिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड या ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई है, वो कौन से प्रोडक्ट हैं। तो लगभग 30 प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए 30 प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बन चुके हैं, जिनमें से 12 प्रोडक्ट इंडिया के अंदर है। 12 प्रोडक्ट कहां पर है, इंडिया के अंदर। ऑल ओवर वर्ल्ड 30 प्रोडक्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड 30, और इंडिया के अंदर 12, ठीक है। 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूजेस, ठीक है, वर्ल्ड ओवर। और इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, यानी हमारे बाजारों में, इंडिया के बाजारों में 12 प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केटिंग में है, इन्वॉल्व है, जो बिक रहे हैं। चलो भाई, तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, अगर मैं इंसुलिन की बात करता हूं तो आपको पता होगा ना, स्टार्टिंग में हम इंसुलिन कैसे यूज करते थे, हम पॉक इंसुलिन यूज करते थे, हम बीफ इंसुलिन यूज करते थे, समझ रहे हो। गाय, पॉक का मतलब हो गया पिग की, और बीफ का मतलब हो गया काऊ की। तो हम काऊ, भाई इंसुलिन आप जानते हो इंसुलिन क्या काम करती है। इंसुलिन हमारे अग्न्याशय यानी पेनक्रियास की बीटा सेल के अंदर बनती है। जो हम खाते हैं और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो उस ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसुलिन होती है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है और ग्लूकोज को सेल के अंदर ला करके सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन का। पर जिनके अंदर बीटा सेल गड़बड़ हो जाते थे या किसी भी तरीके से इंसुलिन का फॉर्मेशन रुक जाता था, तो उनको डायबिटीज कहते थे इस पेशेंट को। तो डायबिटीज के केस में हम एक्सटर्नल इंसुलिन देते थे, ठीक है। और उस एक्सटर्नल इंसुलिन को हम पॉक से आइसोलेट करते थे या बीफ से आइसोलेट करते थे, ठीक है। पर जब इंसुलिन एक प्रोटीन है, जब किसी और एनिमल की प्रोटीन को अपनी बॉडी में डालोगे तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो होंगे ना उसके। साइड इफेक्ट का मतलब है एलर्जी, ठीक है, एलर्जी। तो उससे बचने के लिए साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, यार कुछ ऐसा करो कि इस इंसुलिन को किसी और एनिमल से मत निकालो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाओ, ठीक है। दिमाग लगाया गया, चैलेंजेस देखने को मिले। फिर इंसुलिन के स्ट्रक्चर की स्टडी हुई कि इंसुलिन का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं या नहीं बना सकते, समझ रहे हो। अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले समझो, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो इंसुलिन बनती है वो इनएक्टिव होती है, जिसको हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन। तो ये सारा मैंने बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, ये भी मैंने सी पेप्टाइड, इसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं मैं सारी बात को। तो ये प्रो इंसुलिन होती है। प्रो इंसुलिन में 3 पेप्टाइड चेन होते हैं। सबसे बड़ी चेन होती है सी पेप्टाइड, जिसमें 33 अमाइनो एसिड होते हैं। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, बीएचयू में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और ए प्रोटीन सबसे छोटी प्रोटीन होती है, जिसमें 21 अमाइनो एसिड होते हैं, समझना। और जो बी चेन होती है उसमें 30 अमाइनो एसिड। तो समझना, सबसे छोटी में सबसे कम, उससे बड़ी में उससे ज्यादा, और सबसे बड़ी में सबसे ज्यादा। तो आपको याद रहेंगे 21, 30, 33। तो 21 ए चेन, 30 बी चेन और 33 सी चेन। तो 3 चेन थी, और तीनों चेन मिलकर के जो इंसुलिन बनाती थी नेचुरल कंडीशन के अंदर, उसको प्रो इंसुलिन बोलते थे। तो स्टार्टिंग में जो प्रो इंसुलिन बनता है, ये एक्टिव होता है या इनएक्टिव, तो ध्यान रखना है, प्रो इंसुलिन ऑलवेज इनएक्टिव होता है। प्रो मतलब इनएक्टिव,
इनएक्टिव। ठीक है, तो हमारे अंदर प्रो इंसुलिन बनता है, पर इसका मैचुरेशन भी होता है, एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। फिर जब बन जाता है, जिसके अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड, मैच्योर के अंदर 51 होंगे, इमेच्योर में 33 और जोड़ दो, समझ रहे ना मेरी बात, 33 और जोड़ दोगे, इमेच्योर में होगे। तो ये टोटल ये चेन जब मैच्योर होती है तो इसमें से सी चेन रिमूव हो जाती है, सी चेन रिमूव हो जाती है, मतलब 33 अमाइनो एसिड निकल जाते हैं। अब बची क्या, ए चेन और बी चेन। ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज की हेल्प से, डाइसल्फाइड ब्रिज की हेल्प से आपस में जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, मैच्योरेशन के टाइम पर क्या होता है, मैच्योरेशन के टाइम पर रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड निकल जाती है, मैच्योर इंसुलिन बनती है। इसमें ए और बी चेन होते हैं जिनमें टोटल 51 अमाइनो एसिड होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो ये चीज हमारी बॉडी में होती है, तो समझ में आ गई साइंटिस्टों को, यार हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनती है वो प्रो फॉर्म में बनती है, इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, जिसके अंदर एक दो नहीं 3 चेन होती हैं, पर मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ 2 ही चेन होती हैं, समझना मेरी बात। और मैच्योरेशन कब होता है, जब सी चेन निकल जाती है, सी चेन निकल जाती है, 33 अमाइनो एसिड निकल जाते हैं, तब टोटल 51 अमाइनो एसिड की ए और बी चेन की मैच्योर इंसुलिन बनती है। ये समझ में आ गया ये वाली बात। अब साइंटिस्टों ने कहा इसको बनाया कैसे जाए, क्योंकि इंसुलिन को बनाने के लिए कोई एक जीन नहीं है रिस्पॉन्सिबल, तीन जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें एक जीन जो है जो सी पेप्टाइड बना रहा था, समझना, जो सी पेप्टाइड बना रहा था वो एक्चुअल में ए और बी पेप्टाइड को जोड़ने के लिए नेचर ने सी पेप्टाइड का डिजाइन किया, क्योंकि इसकी हेल्प से ही और बी जुड़ पाते हैं, ये नहीं होती तो ये आपस में जुड़ नहीं पाते। तो वो तो नेचुरली बन रही है इसलिए सी पेप्टाइड है, पर आर्टिफिशियली बनाने के लिए सी पेप्टाइड की जरूरत क्या है। तो साइंटिस्ट ने कहा एक काम करो, ए चेन के जीन को निकालो, बी चेन के जीन को निकालो, इस जीन की प्रोटीन अलग किसी होस्ट में बनाओ, इस जीन की प्रोटीन दूसरे होस्ट में बनाओ, बाद में इन दोनों प्रोटीन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दो। कोई खेल नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज था इन साइंटिस्टों के सामने, बहुत बड़ा चैलेंज था इस सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंसुलिन को बनाने के लिए, पर फिर भी बनाया। कैसे बनाया समझाता हूं मैं। साइंटिस्टों ने क्या किया पहले समझो, ये कब का केस है, इस पर क्वेश्चन आता है, 1983 का केस है। एली लिली कंपनी जो अमेरिकन कंपनी थी, इसने इसको बनाया था, समझना। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ह्यूमन सेल से ए जीन को निकाला, ऐसे ही ह्यूमन सेल से इन्होंने बी जीन को भी निकाला। ठीक है, ए का बनाया, ऐसे वैसे ही इन्होंने बी जीन को भी निकाला, समझ रहे हो। ए जीन को निकाला, रिकॉम्बिनेंट बनाया, रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए प्लाज्मिड लिया इकोलाई से, और इकोलाई के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया रिकॉम्बिनेंट को। तो इकोलाई का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इकोलाई के अंदर बनने चालू हुई ए पेप्टाइड, ऐसे ही इन्होंने बी पेप्टाइड बनाई सेम, यानी ए पेप्टाइड अलग बनाई और बी पेप्टाइड अलग बनाई। और इन दोनों पेप्टाइड को बनाने के लिए होस्ट किसे यूज किया, होस्ट क्वेश्चन आएगा, होस्ट कौन था यहां पर, होस्ट था ई कोलाई। ए और बी पेप्टाइड बनाने के लिए होस्ट कौन था, ई कोलाई, ये क्वेश्चन बनता है। तो ए चेन बना ली, बी चेन बना ली, और बाद में जाकर के इन दोनों चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और बन गई मैच्योर इंसुलिन। इसको बोलते हैं हिम्यूलिन। सिंथेटिक फॉर्म में जो बन रही है क्या बोल रहे हैं इसको, हिम्यूलिन, हिम्यूलिन। ठीक है, हिम्यूलिन का हिम्यूलिन होगी, हिम्यूलिन, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। हिम्यूलिन, ठीक है। सिंथेटिक फॉर्म में जो मैच्योर इंसुलिन बनी थी उसको हमने नाम दिया हिम्यूलिन, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था इनके सामने, इस डाइसल्फाइड ब्रिज से इन दोनों चेन को जोड़ना, समझना की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। इंट्रोड्यूस देम in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। समझ में आ गई होगी। तो बस ये था आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंसुलिन। दो चीजें याद रखनी है,
नेचुरल फॉर्म में इंसुलिन कैसे बनती है, उसमें सी पेप्टाइड की जरूरत पड़ती है कि नेचुरली ए और बी को जोड़ने के लिए सी चाहिए बीच में, ठीक है। पर सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंसुलिन को बनाने के लिए सी पेप्टाइड की जरूरत नहीं है। उन्होंने ए चेन को अलग, बी चेन को अलग होस्ट में बनाया, दोनों चेन को बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। एली लिली कंपनी थी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, अब जीन थेरेपी है क्या, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो एक केस था, समझाता हूं मैं आपको जीन थेरेपी केस में। यहां से उठा लेते हैं, समझो, सीधा मैं उठा रहा हूं। सबसे पहला केस था, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिविंग इन, क्वेश्चन आएगा कब हुई थी, मत भूल जाना, 1990 में हुई थी। किसके लिए की गई थी, एक 4 साल की लड़की थी, उसके ऊपर की गई थी। उसको कौन सी बीमारी थी, उसके अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी। क्या होती है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी और क्या होता है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से, तो पता तो होना चाहिए एंजाइम करता क्या है। समझो मेरी बात, सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज जीन, एक प्रोटीन बनाता है, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ठीक है। ये एंजाइम क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइड एंड बी लिम्फोसाइड। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है विभाजन, उनका डिफरेंशिएशन। तो इसकी एंजाइम की वजह से सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेट होती है, एएमआई, एंटीबॉडी मीडिएटेड या बी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी भी, ठीक है, स्टिमुलेट करती है। यानी ये अकेला एंजाइम दोनों टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो दोनों टाइप की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, ठीक है। इस बीमारी को बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो एड्स के केस में तो सिर्फ और सिर्फ टी लिम्फोसाइड वाली इम्यूनिटी बर्बाद होती है, तभी इंसान मर जाता है। सोचो, इसके केस में टी लिम्फोसाइड के साथ साथ बी लिम्फोसाइड वाली इम्यूनिटी भी खत्म हो रही है। इसलिए यह बीमारी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स से भी भयानक है, समझ में आया। और इसके लिए कोई वायरस का इन्फेक्शन नहीं, एक जीन में म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। कौन सा जीन, एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाने वाला जीन। तो बस पहली ये थेरेपी जो थी वो एक 4 साल की बच्ची थी, समझ रहे, उसके ऊपर की गई थी, ठीक है, 1990 में की गई थी, समझना। तो ये थेरेपी थी क्या, कैसे कर सकते हैं, समझो भाई। एक तरीके, ये अगर बच्ची है तो सामने क्या कर सकते हो आप, भाई जीन काम नहीं कर रहा, एंजाइम नहीं बन रहा, क्या काम करोगे, एक ही काम है कि भाई एंजाइम को लेकर के बार बार उसके ब्लड में डालोगे, एंजाइम जाएगा, स्टिमुलेट करेगा, फिर एंजाइम खत्म हो जाएगा। एंजाइम का भी एक लिमिट है ना, प्रोटीन खत्म हो जाएगी, फिर एंजाइम डालोगे, फिर जाएगा, काम करेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और एंजाइम मतलब प्रोटीन, जब बाहर से किसी प्रोटीन को डालोगे तो बॉडी में साइड इफेक्ट बहुत होते हैं इसके। एलर्जी, बॉडी एक्सेप्ट करती है नहीं करती, तमाम झंझट, हर किसी की बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती है, इसकी समस्याएं थी उसके सामने, पर तरीका कोई है ही नहीं। एंजाइम नहीं बन रहा तो बाहर से एंजाइम डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो कोई मतलब वो भी तब है जब अगर बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, उस प्रोटीन को अगर बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो भी काम बेकार है। दूसरा तरीका क्या है भाई आपके सामने, एक तरीका और है, एक तरीका और है, समझना भाई। अगर ये सेल नहीं मैच्योर हो रहे तो आप किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो, क्योंकि मैच्योरेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, समझ रहे हो ना, उससे भी काम चल सकता है, समझ रहे हो। तो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दोगे तो उसमें हेल्दी जीन वाले सेल होंगे जो ऑटोमेटिकली, जहां पर ये हेल्दी सेल मतलब वहां पर ये बनना चालू हो जाएगा, अगर बोन मैरो ही आपने चेंज कर दिया तो। पर बोन मैरो मिलना इतना आसान है क्या, आप जानते हो, बोन मैरो मिलना इतना आसान नहीं है। आपने क्रिश मूवी में देखा होगा, क्रिश पार्ट 2 थी, कौन सी थी, किसी का बोन मैरो मैच ही नहीं होता, और अनमैच बोन मैरो को आप ट्रांसप्लांट कर नहीं सकते, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, समस्या है बहुत बड़ी, ठीक है। पर एक वो भी प्रोबेबिलिटी है, बोन मैरो मिल जाता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हो, वो कुछ और ज्यादा दिन तक सर्वाइव करेगा, पर वो भी परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर जो सेल होंगे, ठीक है, वो कुछ समय तक डिवाइड करेंगे, ठीक है, चीजें बनती रहेंगी, बढ़िया रहेगा, पर वो जब उनकी खत्म हो जाएंगे तो फिर बेकार हो गया, ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। साइंटिस्टों ने कहा क्यों ना कुछ ऐसा करो जिससे कि उस इंसान, उस बच्ची का ही बोन मैरो को मॉडिफाई कर दो। अब क्या किया टेक्निक के अंदर, देखो हमने क्या काम किया,
हमने एक बच्ची ली जिसको ये 4 ईयर की थी, 4 ईयर की बच्ची थी, जिसको बीमारी क्या थी, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी वजह से क्या था, ADA डेफिशिएंसी थी, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी थी, जिसकी वजह से ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड दोनों ही इम्यूनिटीज की वीक थी। हमने क्या काम किया भाई, कहां से बोन मैरो ढूंढेंगे, अच्छा तरीका है इसी का बोन मैरो निकाल लो। बोन मैरो के अंदर क्या होंगे, वो सेल होंगे जिसके अंदर क्या होगा, ADA डेफिशिएंट सेल होंगे, WBC जिनमें ADA नहीं है, निकाल लिया। आइसोलेशन ऑफ ADA डिफेक्टिव सेल, निकाल लिया इसकी डिफेक्टिव सेल को, डिफेक्टिव सेल को लेकर कल्चर में डाल दिया, ग्रोथ कल्चर में डाल दिया, इसमें इन सेल की ग्रोथ होना चालू हो गई, सेल की ग्रोथ होना चालू हो गई। अब हमने एनिमल सेल यूज कर रहे हैं तो वेक्टर क्या यूज करोगे, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस लिया, इसमें हेल्दी जीन लिया हमने, हेल्दी जीन, समझना, हेल्दी जीन, जीन का मतलब है cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA किसका लिया, ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का cDNA लिया जो हेल्दी था, जो इस एंजाइम को बनाने में कैपेबल था, हमने उस जीन को उसमें जोड़ दिया, बना दिया रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट का यूज करेंगे किसके लिए, इस डिफेक्टिव सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस वायरस का इन्फेक्शन करा दिया हमने इसके अंदर, तो इन सब के अंदर अब वो जीन बन जाएगा, ये डिफेक्टिव जीन रिप्लेस्ड बाय हेल्दी जीन, जिन सेल में रिप्लेसमेंट हो जाएगा उनको कल्चर पे हमने ग्रो करना चालू कर दिया। ये सब हेल्दी सेल हैं विद हेल्दी ADA जीन, इन सब के पास, ये उस बच्ची के ही बोन मैरो के सेल हैं जिनमें अब डिफेक्टिव जीन नहीं है, हमने हेल्दी जीन का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया और इन सेल को कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, हम कल्चर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, किसी बाहर के नहीं है, इस बच्ची के ही सेल हैं, तो इस बच्ची की बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेगी ना, तो इन सेल को लेकर के वापस उसके बोन मैरो में ट्रांसफर कर दिया, इन सेल को लेकर वापस बोन मैरो में ट्रांसफर कर दिया, यानी अब कल्चर में इनको ग्रो करते रहेंगे, जब भी इसको जरूरत पड़ेगी हम इसको इसी के सेल दे देंगे, जिसके अंदर हमने जीन को रिप्लेस कर दिया, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया हेल्दी जीन से, इसको जीन थेरेपी बोलते हैं। पर क्या ये परमानेंट क्योर है ना, परमानेंट क्योर नहीं है, आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल जाता कि इस बच्ची को जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इस बच्ची के अंदर ADA डेफिशिएंसी है या उस जीन में म्यूटेशन है जो इस एंजाइम को बनाता है, अगर उसको आपको पता चल जाता तो आप इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर ये काम कराते जीन थेरेपी, तो ये परमानेंट क्योर था। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में करा देते, आप समझ रहे हो, तो परमानेंट क्योर था, वैसे परमानेंट क्योर नहीं है। तो NCERT बोलती भी है, ठीक है, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। कंप्लीटली क्यूरेटिव कब है, हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल producing ADA is introduced into cell at early embryonic stage, it could be a permanent cure, तो परमानेंट क्योर हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये आपके एग्रीकल्चर के 4 और मेडिसिन के 2 एप्लीकेशन, टोटल 6 एप्लीकेशन मैंने बता दिए हैं, 6 एप्लीकेशन, क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, यही टिपिकल वाला पार्ट था, अब सिंपल वाला पार्ट बचा है, बहुत सिंपल वाला। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करेंगे और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में सीधा अलाइजा से क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल आता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, पीसीआर में आपको पढ़ा चुका हूं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा क्या है यहां पर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, अलाइजा। ये 3 टेक्निक हैं जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज होती हैं, समझना मेरी बात, जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज होती हैं। तो मेनली पढ़नी कितनी है आपको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और अलाइजा। पीसीआर तो आप जानते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो, अब सबसे पहले मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, आप कैसे यूज करते हो टेक्नोलॉजी को। मान लो ये कोई इंसान है,
इसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इसको वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, समझना, या इसके अंदर कोई जीन की म्यूटेशन हो सकती है, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, जीन म्यूटेशन। आप ढूंढना चाहते हो कि इसके अंदर कोई कौन सा बैक्टीरिया ने इसमें इन्फेक्शन किया है, किस वायरस ने इन्फेक्शन किया है, या इसके अंदर क्या किसी जीन के अंदर म्यूटेशन तो नहीं हो गई। इन सब के लिए आप यूज करोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से इसका सैंपल आइसोलेट करोगे, ब्लड सैंपल, इसका ब्लड सैंपल आइसोलेट करोगे, ठीक है। जीन पे काम कर रहे हो तो सेल का जीन निकालोगे, वो अलग मैकेनिज्म है। अभी मैं बैक्टीरिया और वायरल के लिए बता रहा हूं, फिर इसको कंपाइल कर दूंगा। ब्लड सैंपल आइसोलेट करोगे जिसमें बैक्टीरिया और वायरस हो सकता है, ठीक है, आइसोलेट कर लिया। सैंपल आइसोलेट करने के बाद उस सैंपल में से या इसकी जीन, इसका डीएनए, अगर म्यूटेशन देखना है तो इसका या सेल का डीएनए निकालोगे या आरएनए निकालोगे, जो ढूंढना चाहते हो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए या आरएनए, वो आप जानते ही हो, मैं आपको करा चुका हूं लास्ट टेक्निक के अंदर। अब डीएनए और आरएनए निकाल लिया, पर उतने से काम नहीं चलेगा, इसकी एम्प्लीफिकेशन करने पड़ेगी, मिलियंस कॉपी बनाने पड़ेंगी। टीसीआर का यूज करके उसको एम्प्लीफाई कर लिया, मिलियंस कॉपी बना ली, ठीक है। अब कहानी चलेगी इसके सेपरेशन की, सेपरेशन, तो आप क्या यूज करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे आप क्या करते हो, उन सारे डीएनए हो या आरएनए उनको सेपरेट कर लोगे, कर लिया सेपरेट जेल पर, ठीक है। जब सेपरेट करोगे जेल पर तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे। अब तीन चीजें हैं आपके पास, आपको बैक्टीरिया देखना है तो बैक्टीरियल जीनोम के सिंगल स्टैंडर्ड आते हैं, जिसकी ढूंढना है वो मार्केट में आते हैं, इनको प्रोब बोलते हैं, प्रोब। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, फॉस्फेट हो सकता है, P32 रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, वो इसमें लगा होता है। अगर आपको इसका वायरस का या बैक्टीरिया का आरएनए ढूंढना है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी आते हैं जिनमें रेडियो लेबल्ड फॉस्फेट लगा होता है। अगर आपको किसी जीन का पता करना है क्या उसमें म्यूटेशन तो नहीं हो गई, तो जिस जीन को ढूंढना चाहते हो वो जीन के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब लेबल्ड लगे हुए मार्केट में आते हैं। जिसको ढूंढना है वो ऑलरेडी प्रोब अवेलेबल है। प्रोब का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए जो रेडियो लेबल्ड होते हैं। इसमें डीएनए का जो फॉस्फेट होता है 32 वो रेडियो लेबल्ड होता है, ये आते हैं, ठीक है। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आप डीएनए आरएनए को रन करा लेते हो, ठीक है, उसकी ब्लॉटिंग किसी मेम्ब्रेन पे कर लेते हो, नहीं इनको ट्रांसफर कर लेते हो मेम्ब्रेन के ऊपर, ट्रांसफर कर लिया सिंगल स्टैंडर्ड। अब आपको जो ढूंढना है वो प्रोब लेकर के मिक्स कर दो इसके अंदर। अगर प्रोब की बाइंडिंग हो जाती है बैक्टीरिया के केस में तो समझ लो बैक्टीरिया इस सैंपल में था। वायरस का पता लगा रहे हो, आरएनए का पता लगा रहे हो, यानी सैंपल आरएनए का इस आरएनए इस सैंपल में था। अगर बाइंडिंग हो जाती है, बाइंडिंग नहीं हुई तो ये इस सैंपल में नहीं है। म्यूटेशन देखना चाहते हो तो म्यूटेशन में उल्टा होगा। अगर बाइंडिंग हो रही है, अगर बाइंडिंग हो रही है यानी जीन सही सलामत है। बाइंडिंग नहीं हो रही मतलब जीन सही सलामत नहीं है, उसमें डिफेक्ट आ चुका है, इसलिए बाइंडिंग नहीं हो रही। तो म्यूटेशन का पता लगाने के लिए बाइंडिंग नहीं होगी तो म्यूटेशन है, बाइंडिंग हो गई तो म्यूटेशन नहीं है। इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए अगर बाइंडिंग हो गई तो इन्फेक्टिव एजेंट है, बाइंडिंग नहीं हुई तो इन्फेक्टिव एजेंट नहीं है। समझ रहे हो, सिंपल सा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ही हम इसको आइडेंटिफाई करा पाते हैं। इसको बोलते हैं हाइब्रिड बना करके, दो डीएनए या आरएनए के स्टैंड के हाइब्रिड बना करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कैसे होते हैं, रेडियो लेबल्ड प्रोब का यूज करके करते हैं। समझ में आया, ये तरीका है। तो एक डायग्नोस्टिक मैकेनिज्म तो ये हो गई। दूसरी डायग्नोसिस मैकेनिज्म पीसीआर तो मैं पढ़ा चुका हूं पूरा। दूसरी डायग्नोसिस ये पूरा पढ़ा दिया है मैंने आपको, रेडियो, ठीक है, हाइब्रिड, इसमें ये ध्यान रखना है। Probe is allowed to hybridize to the complementary DNA in the clone of cell, ठीक है। दूसरी टेक्निक क्या होगी, अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, नाम में छुपा हुआ है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो का मतलब है एंटीबॉडी, ऐसे एंटीबॉडी जिनमें एंजाइम जुड़ा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, समझ रहे हो, एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड होंगे उसको हम यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए। सर कैसे, अक्सर कर जितने भी पैथोजन, जैसे मानो एचआईवी है,
ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का किसी को इन्फेक्शन है, एमटीबी, तो जो स्लो ग्रोइंग होते हैं या फास्ट ग्रोइंग, दोनों केस में कर सकते हैं। अक्सर स्लो ग्रोइंग के केस में एलाइजा ज्यादा यूज करते हैं। जैसे एलाइजा की अगर मैं बात करूं तो एचआईवी की स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा किया जाता है और एचआईवी के कंफर्मेशन के लिए ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है। ठीक है, तो अब पहले बात कर लेते हैं एलाइजा। तो एलाइजा दो टाइप के हो सकते हैं। एलाइजा दो टाइप के हो सकते हैं, एक के अंदर हम एंटीबॉडी ढूंढ रहे हैं, तो एक के अंदर हम एंटीजन ढूंढ रहे हैं। अब क्या ढूंढना है आपको, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप बॉडी के अंदर एंटीजन ढूंढ रहे हो किसी पैथोजन के, तो एंटीजन ढूंढने का मतलब है आप एंटीबॉडी लिंक्ड एलाइजा प्लेट यूज करोगे। और एंटीजन ढूंढ रहे हो तो एंटीबॉडी लिंक्ड, समझना मेरी बात, आप प्लेट यूज करोगे। समझो, ये प्लेट आती है मार्केट में जिनमें एंटीबॉडी चिपके हुए होते हैं पहले से, या एंटीजन चिपके हुए होते हैं, समझ रहे हो, ऑलरेडी अटैच्ड हैं, अटैच्ड आती ही हैं, अटैच्ड आती हैं प्लेट। अगर आपको एंटीजन ढूंढने हैं तो एंटीबॉडी लगी हुई प्लेट मिलती है, और एंटीबॉडी ढूंढनी है तो एंटीजन लगी हुई प्लेट मिलती है। मार्केट में हर पैथोजन की स्पेसिफिक प्लेट मिलती है। टीबी का ढूंढना है तो टीबी वाले एंटीजन या एंटीबॉडी कोटेड मार्केट में प्लेट मिल जाएंगी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ढूंढना है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के एंटीजन या एंटीबॉडी कोटेड प्लेट आपको मार्केट में मिल जाएंगी, मिलती हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो पूरी किट आती है इसकी। मानो एंटीजन को ढूंढना चाहते हो या एंटीबॉडी को ढूंढना चाहते हो तो उस पेशेंट का सैंपल निकालोगे, सैंपल निकालोगे। ठीक है, पहले एंटीजन की बात कर लेता हूं। एंटीजन ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, इसका सैंपल निकालोगे और एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लोगे, सैंपल को डाल दोगे। अगर सैंपल के अंदर एंटीजन है तो इन एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, नहीं है तो बाइंड नहीं करेगा। छोड़ दिया कुछ समय के लिए, फिर इस प्लेट को खाली कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा बाहर निकल गया। अगर होगा तो बाइंडिंग हो गई होगी, नहीं होगा तो सब बाहर निकल जाएगा। अब मार्केट में ये एंटीबॉडी आते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये ऐसे एंटीबॉडी हैं जो पर्टिकुलर उन एंटीजन से बाइंड करेंगे जिसको आप ढूंढना चाहते हो। ठीक है, अगर मान लो एंटीजन की बाइंडिंग हो गई तो ये एंटीजन इन एंटीजन से बाइंड कर जाएंगे। अगर बाइंडिंग नहीं हुई होती तो ये एंटीबॉडी उन तो बाइंडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, मान लो ये इंसान पॉजिटिव है, ये एंटीजन बाइंड हो चुके हैं, आपने इसको डाला तो ऑटोमेटिकली ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी इनसे बाइंड हो जाएंगे, पर देखेगा कुछ भी नहीं। फिर खाली कर दोगे, जो बाइंडिंग नहीं होगी वो सब चीजें बाहर निकल जाएंगी, बाइंडिंग होगी वो रह जाएंगी इसके अंदर। अब जब ये एंटीबॉडी आती है तो साथ में एक सबस्ट्रेट भी आता है, इस एंजाइम का सबस्ट्रेट। जब आप सबस्ट्रेट भरोगे ना इसके अंदर, अगर मान लो एंजाइम है इसके अंदर, तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, जो एक कलरिंग सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, और इस प्लेट का रंग चेंज हो जाएगा। अगर प्लेट का कलर चेंज हो रहा है, ये इंडिकेटर है पॉजिटिव टेस्ट, यानी इन्फेक्शन है इसके अंदर। अगर ये कलर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं है, मींस एंटीजन इसके अंदर नहीं है, यानी नेगेटिव टेस्ट है। क्लियर है बिल्कुल। ऐसे ही उल्टा हम क्या करेंगे, भाई एंटीबॉडी ढूंढना चाहते हो तो एंटीजन कोटेड प्लेट आते हैं, सैंपल डालोगे उसमें एंटीबॉडी होंगे तो बाइंड कर जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ठीक है, अब मार्केट में ऐसे एंटीबॉडी भी आते हैं जो एंटीबॉडी से ही बाइंड करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, बाइंडिंग एंटीबॉडी। जब इनको डालोगे तो मान लो ये एंटीबॉडी इसमें थे तो ये एंटीबॉडी इनसे बाइंड कर जाएंगे, ये एंटीबॉडी से ही बाइंड करेंगे, एंटीजन से बाइंड नहीं करते। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड है। अगर मान लो बाइंडिंग हो गई, सबस्ट्रेट डालोगे तो एंजाइम अगर अंदर होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा सबस्ट्रेट को, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होता है तो पॉजिटिव टेस्ट, कलर चेंज नहीं होता तो नेगेटिव टेस्ट। सिंपल बात, एक लाइन में खत्म करता हूं। मार्केट में ये 96 बेल वाली प्लेटें आती हैं जो पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं। ये टेक्निक एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। किसी भी पैथोजन का एंटीजन ढूंढना हो या एंटीबॉडी ढूंढना हो बॉडी के अंदर, भाई एंटीजन है मतलब पैथोजन हमारे अंदर है, एंटीबॉडी है तो भी पैथोजन हमारे अंदर है, समझ रहे हो। पर एंटीजन तब मिलेगा जब वो पैथोजन फास्ट ग्रोइंग होगा। अगर वो पैथोजन स्लो ग्रोइंग है, जैसे HIV 5 से 10 साल तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो ढूंढोगे भी मिलेगा ही नहीं, पर वो है अंदर छुपा हुआ बैठा है। पर कहीं अगर बैठा है ना तो वो एंटीबॉडी जरूर बना रहा होगा, कंटिन्यू लिम्फोसाइट से इंटरेक्शन कर रहा होगा, तो बॉडी में एंटीबॉडी मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में आप एंटीबॉडी ढूंढते हो। ठीक है, और जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं उनके केस में आप एंटीजन ढूंढते हो। कुछ भी ढूंढ रहे हो, ठीक है, एंटीजन ढूंढ रहे हो तो एंटीबॉडी चिपकी हुई प्लेट लोगे, एंटीबॉडी ढूंढ रहे हो तो एंटीजन से कोटेड या चिपकी हुई प्लेट यूज करोगे। सैंपल डालोगे, एंटीजन की कोटिंग होती है, एंटीबॉडी की कोटिंग होती है, उसके बाद आप एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दोगे।
अगर उनकी बाइंडिंग हो जाती है एंटीजन से एंटीबॉडी से, तो सबस्ट्रेट डाल करके आप चेक कर लोगे रंग चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। रंग चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट है, नहीं हो रहा तो नेगेटिव टेस्ट है, सिंपल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये दोनों टेक्निक हो गई। अब बात आती है ट्रांसजेनिक एनिमल। इसमें ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आता है वो भी बता देता हूं मैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल में ध्यान रखना है आपको, अब तक हम बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बना चुके हैं। ट्रांसजेनिक रैट बना चुके हैं, रैबिट बना चुके हैं, पिग बना चुके हैं, समझ रहे हो, शीप बना चुके हैं, काऊ बना चुके हैं, फिश बना चुके हैं, बहुत सारे, ठीक है। जिनमें 95% अगर मैं बात करता हूं, सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से बनाए हमने? माइस बनाए हैं, माइस। 95% माइस हैं, और माइस फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल भी है, पहला हमने यही बनाया था, और सबसे ज्यादा हम माइस ही बना रहे हैं ट्रांसजेनिक। जो रिसर्च में हम यूज कर रहे हैं माइस को सबसे ज्यादा। एक क्वेश्चन तो याद रखना, ठीक है। ट्रांसजेनिक का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। कहां यूज करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल को? ठीक है, जैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जैसे आप देखना चाहते हो इस जीन का क्या इफेक्ट पड़ता है, जीन कहीं आपको दैत्य तो नहीं बना देगा, ये जीन कहीं आपको, समझ रहे हो, चींटी तो नहीं बना देगा, क्या बना देगा, आपके अंदर क्या चेंज करेगा। तब जीन का चेंज देखना है तो किसी इंसान में तो देखोगे नहीं, गवर्नमेंट परमिट नहीं करती। आप क्या करो, ट्रांसजेनिक एनिमल जो आपने बनाए हैं ना, उनके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करो और उस जीन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उनके अंदर देखो, गवर्नमेंट परमिट करती है, ठीक है। समझ में आया? उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और किसके लिए यूज कर सकते हो इन ट्रांसजेनिक एनिमल को? समझना, डिफरेंट टाइप की डिसीज है जो बहुत भयानक है, उन डिसीज की स्टडी करनी है तो किसी एनिमल पर नहीं करोगे, नॉर्मल एनिमल पर, उसकी स्टडी आप ट्रांसजेनिक एनिमल पर करोगे जो बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कैंसर के केस में आप ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्टडी करनी है और ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस करनी है स्टडी, या जो भी आपको रिसर्च करनी है ट्रांसजेनिक एनिमल, जो एल्जाइमर और पार्किंसन जैसी डिसीज होती है, जेनेटिकल डिसऑर्डर, तो इनके केस में भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल ही यूज करोगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ डिसीज के लिए भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल यूज कर सकते हो। दो हो गए, किसी भी जीन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखना है ट्रांसजेनिक एनिमल, किसी डिसीज की स्टडी करनी है, इन पर क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा आपको इन 4 डिसीज के ऊपर, ठीक है, तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे। और कहां यूज करोगे ट्रांसजेनिक एनिमल? भाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को लाने के लिए यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे आपको याद हो, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में एम्फाइसीमा बताया था, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है एम्फाइसीमा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपके लंग्स में लाइसोसोम्स के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम बाहर निकल आता है और वो एल्वेओलाई को डाइजेस्ट कर देता है। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाया, अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाया, जो एम्फाइसीमा वाले पेशेंट को हम दे देते हैं। तो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट यूज करते हैं, अल्फा एंटीट्रिप्सिन। एक क्वेश्चन तो ये आएगा। अगला, ऐसे फिनाइल कीटोन यूरिया के ट्रीटमेंट में भी हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। 2 डिसीज दे रखी हैं बस। इसके अलावा हमने यहां पर सिस्टिक फाइब्रोसिस, 3 सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में भी इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं, ठीक है। एक एम्फाइसीमा हो गया, एक फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया, फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया, और तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये 3 डिसऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं जिसके केस में हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट में। इसके अलावा और क्या हम लिख रहे हैं? हमने काव बनाई थी, रोजी काव। कैसी काव? रोजी काव। इंसान ने देखा कि भाई ह्यूमन का जो मिल्क है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, जिसमें फैट नहीं होता, समझ रहे हो, और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, समझना मेरी बात। पर काव के वैल्यू के, काव का अगर देखोगे तो कंपैरेटिव काव या बफेलो के मिल्क में न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, प्रोटीन कंटेंट कंपैरेटिव कम होता है, समझना, और इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, जबकि ह्यूमन का मिल्क इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो दिमाग साइंटिस्ट वाला कुछ ऐसा करो यार, काव को मॉडिफाई करो, वो ह्यूमन मिल्क को बनाने में कैपेबल हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? इसका एक ही तरीका है,
इसका एक ही तरीका है कि ह्यूमन जीन को निकालो, जो ह्यूमन मिल्क को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस ह्यूमन जीन को निकालो और काव के अडर में एंटर करा दो। अब वो जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो ह्यूमन मिल्क, अब काव मिल्क में ह्यूमन मिल्क बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इस पर क्वेश्चन आएगा। तो 1997 मत भूलना, 1997 के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव बनाई थी रोजी, जो क्या बना रही थी? ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क, जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट में क्वेश्चन था 2.5 ग्राम पर लीटर। मत भूल जाना, 2.5 ग्राम पर लीटर क्वेश्चन पूछा था। कितना? 2.5 ग्राम पर लीटर, इतना उसमें प्रोटीन था। द मिल्क कंटेन, जिसमें ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, कौन सी प्रोटीन थी? 2.5 ग्राम पर लीटर ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन थी। ये बहुत पूछा जाता है। ये ट्रांसजेनिक काउ थी, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जो ह्यूमन मिल्क को बनाने में कैपेबल थी। क्लियर है? जिसमें प्रोटीन कंटेंट इतना था, इजीली डाइजेस्टेबल था, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा था उसके अंदर। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गए। इसके अलावा और हम कहाँ यूज कर रहे हैं? वैक्सीन सेफ्टी के लिए। जैसे स्पेशली पोलियो वैक्सीन है, खतरनाक वायरस होता है और लाइव एटीट्यूड वायरस होता है। जब भी पोलियो वैक्सीन का ट्रांसफर होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उन वैक्सीन को हम इन माइस में लगा के देखते हैं, कहीं पोलियो तो नहीं हो गया इन माइस को। पोलियो हो गया मतलब वो वैक्सीन बेकार हो गई अब, ठीक है। ह्यूमन को लगाने से पहले आप क्लिनिकल ट्रायल करते हो एनिमल्स के ऊपर, तो उसकी सेफ्टी में भी आप इनको यूज करते हो। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। केमिकल, जैसे आपने कोई केमिकल डिजाइन किया, उस केमिकल का और वो कहीं इडेबल हो, तो उन केमिकल की टेस्टिंग करने के लिए आप एनिमल को यूज करते हो, कहीं ह्यूमन बॉडी पर कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, तो पहले क्लिनिकल ट्रायल आप एनिमल के ऊपर करते हो। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल ही यूज करते हो। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में आता है इथिकल इशू। जब साइंटिस्टों ने इतनी खतरनाक टेक्निक बना ली है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी अब आपके हाथ में, समझ रहे हो, चूहे को दैत्य बनाना, दैत्य को चूहा बनाना, समझ रहे हो, दो टाइप के एनिमल को सेल को फ्यूज करा के एक अजीब सा एनिमल बना देना, यानी कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड बना सकते हो। जब इतनी खतरनाक टेक्निक अगर इंसान के हाथ में आ चुकी है, तो इंसान तो पूरा प्रकृति को बर्बाद कर देगा, ठीक है, पूरी डाइवर्सिटी बर्बाद कर देगा। तो बस गवर्नमेंट एक्टिव हुई, पूरी दुनिया की सरकारें इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा यार इसको मतलब तरीके से काम किया जाए, ऐसे नहीं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन सर्विसेज के लिए। कोई गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बस यही क्वेश्चन आता है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो डिसाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना, इस टेक्नोलॉजी को कहां यूज करना है कहां यूज नहीं करना, तो सारे डिसीजन लेती है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये बताती है क्या करना है क्या नहीं करना, सारे इथिक्स पर यही काम करती है। क्लियर? बिल्कुल। तो एक तो नाम ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसको कहां यूज करते हैं, इन सब चीजों को भाई समझना। भाई इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो मॉडिफिकेशन यूजेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। हैज ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम विद, हाँ, पर जब पब्लिक सर्विस के लिए हम इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? प्रॉब्लम विद पेशेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। अच्छा, पेटेंट की बात आ रही है, पेटेंट कहां था, ठीक है। द मॉडिफिकेशन यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज द फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जांपल। अब समझो मेरी बात, जब इस टेक्निक को हमने गवर्नमेंट ने ये बनाया जेनेटिकल अप्रूवल कमेटी, तो इस कमेटी का काम था क्या करना है क्या नहीं करना, ये डिसाइड करती थी, ठीक है। अब आगे जाके दिक्कतें क्या आई? पेटेंट। अब इसी में यहां तक बात समझ कंप्लीट हो गया जेनेटिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। अब बात आती है पेटेंट की। हम किसी भी चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं या कोई नई चीज लाते हैं, तो समस्या क्या थी? समस्या थी पेटेंटिंग की, ठीक है। जैसे मैंने कोई चीज बनाई पर मेरी चीज को कोई और यूज कर रहा है, समझना मेरी बात। तो मैं इसमें थोड़ा पेटेंट के बारे में बताऊंगा। मॉडिफिकेशन यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उसको मॉडिफाई करते हो, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो पब्लिक सर्विस के लिए, तो उसको पेटेंट कराना जरूरी है, जिससे कि क्योंकि आपने कोई काम किया है उसका क्रेडिट आप ही को मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
तो पेटेंट की बात आती है, दीज आर ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज फॉर द जेनेटिक मटेरियल प्लांट। अच्छा, मैं एक लाइन में खत्म करता हूँ इस चीज को, ठीक है। देखो, एक्चुअल में जितनी भी डेवलप कंट्रियां थी, उन्होंने कहा कि यार काम करते हैं, पेटेंटिंग सिस्टम बनाते हैं। उन्हें क्या होता है पेटेंटिंग? भाई अगर आप कोई चीज डिस्कवर करते हो, उसमें नोबिलिटी है, नन ऑब्वियसनेस है, पहले लोग नहीं जानते, या आपने कोई टेक्निक बनाई है, या आपने किसी पुरानी टेक्निक को मॉडिफाई किया है, समझ रहे हो, या आपने कोई ऐसा इनोवेशन किया है जो पहले कोई नहीं जानता था, आपने किसी एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, तो आप इसको पेटेंट बना करा सकते हो। उससे क्या फायदा होगा? भाई आपने कोई चीज बनाई है तो दूसरा उसकी तुरंत कॉपी मारेगा ना। भाई इंडिया में क्या नकलची तो भरे पड़े हैं, इंडिया में ये तो हो रहा है, कोई चीज मैंने की, कोई क्रिएट की, उठा के 2 मिनट में उसकी कॉपी हो गई। इंडिया में ओरिजिनल प्रोडक्ट कम बिकते हैं, इंडिया क्या मैक्सिमम जगह पायरेटेड सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि पायरेटेड वाले ने मेहनत तो की नहीं है, तो 10 रुपए की चीज को 1 रुपए में बेच लेगा। पर जिसने जेन्युइन बनाया है, ठीक है, उसने बहुत मेहनत की है, उसके पीछे उसके कई साल छुपे हुए हैं उसकी खोज के पीछे। तो दुनिया में मैक्सिमम तो यही हुआ है, ठीक है, चोर बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है, समझो। खैर आगे देखोगे, मेडिकल फील्ड में जाओगे, ठीक है, जब तुम इनोवेशन करोगे नए नए और तुम्हारे इनोवेशन कोई चुराएगा, तब तुम समझोगे क्या होता क्या है, ठीक है, ये क्या चीज है, पेटेंटिंग क्या चीज है, समझो। पर अब यहाँ क्या है, जो पेटेंटिंग वाले थे वही चोर निकले, ठीक है। जो डेवलप कंट्री थी उन्होंने पेटेंट का सिस्टम बनाया और पेटेंट करा लिया, और बाद में जो अनडेवलप कंट्री थी तो उनको बारे में पता ही नहीं था, उन कंट्रियों को उन्हीं के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है कह के कि भाई ये पेटेंट हमारा है, हम तो यूज करते हैं ना, अगर आपको खरीदना है तो आपको ये देना पड़ेगा, हम पहले ही पेटेंट करा चुके हैं, समझ रहे हो। जैसे अब कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जैसे देयर आर, भाई इंडिया के अंदर अगर मैं राइस की बात करता हूं, 2 लाख वेराइटीज हैं चावल की, 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया, जिसमें अगर मैं बात करूं 27 बासमती की वैरायटी डॉक्यूमेंटेड है। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया पहचाना जाता है बासमती के लिए, उसके एरोमा के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए। पर कुछ दुष्ट आए बाहर से, इंडियन चावल जब देखा उन्होंने, वाह क्या एरोमा है, क्या उसका मतलब फ्लेवर है, ठीक है, उससे एक्टिवेट हुए और जाके पेटेंट करा लिया। समझना मेरी बात। डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रो इन इंडिया, जो ऑलरेडी हम समझ रहे हो इंडिया में यूज हो रहा है, 2 लाख वैरायटीज हैं, 27 बासमती की वैरायटी डॉक्यूमेंटेड है इंडिया के अंदर। तब 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई, ठीक है, उसने क्या किया, पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू उसने उस बासमती को पेटेंट करा लिया कि भाई अगर तुम बासमती चाहिए, तुम्हारा बासमती हम बेचेंगे पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे पास इसका अधिकार है कि हमने पेटेंट करा लिया है। समझ रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, अब ये हमारा हो गया पेटेंट के बाद। फिर दिमाग लगाया, क्योंकि ये आगे थे, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सीख चुके थे, इन्होंने कहा कि अगर हो सकता है फ्यूचर में ये दावा कर दें, एक काम करो, तो उन्होंने इंडियन फार्मर से एक नॉर्मल राइस लिया, उस राइस को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, मतलब बासमती राइस के जीन को उस नॉर्मल राइस में डाल करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, और कहा ये तो हमने बनाया है भाई, ये तो हमने बनाया है, ये तुम्हारा नहीं है, अब हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग यूज करके बनाया है, इसको तो हम पूरी दुनिया में बेचेंगे, ठीक है। पर ये गलत था, आप समझ रहे हो, आप किसी अपनी ही दूसरे की चीज को लेकर के जेनेटिकली मॉडिफाई करके आप उस तरीके से नहीं बेच सकते, क्योंकि वो जीन तो वहां का है, ठीक है। आप समझना मेरी बात। आगे फिर क्या, पेटेंट, ठीक है। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी बासमती इन द यूएस, फिर वो यूएस में बेचना चालू एंड अब्रॉड, और बाहर भी बेचना चालू कर दिया। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर वैरायटीज, इंडियन फार्मर वैरायटी से ही डिराइव्ड हुई थी। इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी डॉफ वैरायटी एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और नोबिलिटी। भाई ये कोई नोबिलिटी थोड़ी ना है, अब टेक्निक आप जानते हो, उठा करके आपने क्रॉस करा दिया उस 2 चीज, नॉर्मल वैरायटी को इंडियन बासमती से, और चावल अपने आप बन ही जाएगा। अब आपको ये नोबिलिटी है, ये नोबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपने तो इंडियन बासमती को तो यूज किया,
समझ रहे हो ना मेरी बात, वो आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कुछ बाहर से आपने चीज नहीं दी, आपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया आपने। ठीक है, तो इस समझ में आया ना ये वाली बात। तो ये उनका एक गलत तरीका था। ठीक है, बाद में क्या किया, खैर इस पर खूब चला, काफी पेटेंट हम वापस भी ले आए, कुछ पेटेंट नहीं भी ला पाए। ठीक है, अब बाद में खेल चलता रहा। इतना ही नहीं, टर्मेरिक और नीम को भी इस यूएस ने पेटेंट करा लिया, जबकि टर्मेरिक हल्दी हमारे कल्चर के अंदर सदियों से दूध में हल्दी मिला के पिलाई जाती थी, चोट लगने पर हल्दी का लेप लगाया जाता था। ठीक है, हल्दी को एक बेहतरीन एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता था सदियों से, उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया। नीम भाई अपना कितना फेमस था, नीम घर घर में क्यों लगाया जाता था, बीमारियां ना आए। ठीक है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता था तो नीम की जो बार्क होती है उसको घिस के लगा लो, हर तरीका फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। नीम का ऑयल डिफरेंट टाइप के स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर में यूज किया जाता था, मतलब सदियों से, इन्होंने उसको भी पेटेंट करा लिया। ठीक है, फाइट चल रही है, कई चीजें हम पेटेंट वापस भी लीगली वापस भी ले आए, क्योंकि हम भी अब थोड़ा डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, फिर बात है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, पायरेसी मतलब चुरा लेना, बायोलॉजिकल रिसोर्स की पायरेसी, इसको बायोपायरेसी कहते हैं। सबसे ज्यादा यही बायोपायरेसी हुई दुनिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो डेवलप कंट्री होती है, एक अनडेवलप कंट्री होती है। ठीक है, जैसे अफ्रीका का केस बता रहा हूं मैं, अफ्रीका का केस है, बेस्ट अफ्रीकन प्लांट था। ठीक है, पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना। कुछ यूएस के दुष्ट लोग अफ्रीका के जंगलों में गए, वहां लोगों ने उनको काढ़ा पिलाया और मीठा था। मीठा काढ़ा कहां से आ गया इनके पास। ठीक है, मीठी चीज कहां से आ गई इनके पास, चीनी तो उस समय उनके पास थी नहीं ऐसा कुछ भी, और बहुत मीठा था। तब देखा उन्होंने वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट को यूज करते थे किसी चीज को मीठा करने के लिए। वो प्लांट कौन सा था, पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोटीन थी ब्राजीन, ये इतनी खतरनाक प्रोटीन थी, ये 2000 टाइम्स स्वीट एज शुगर, चीनी से भी 2000 गुना मीठी थी। समझ रहे हो, लो कैलोरी स्वीटनर, यानी इसको लेने से कोई मोटा नहीं होता था, जबकि चीनी इज अ स्लो पॉइजन। क्लियर है बिल्कुल। इनके दिमाग घूम गए, वाह ये क्या मिल गया हमें, ये तो आदिवासी ये क्या जाने। ठीक है, तो उन्होंने उसको भी पेटेंट करा लिया प्लांट को। तब इन्होंने डर लगा कहीं दूसरी कंट्री ऑब्जेक्शन ना करे, तो इन्होंने क्या काम किया, इस ठीक है पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना के उस जीन को जो ब्राजीन प्रोटीन बनाता था, उन्होंने अपनी लोकल माइज मक्का के ग्रेन में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो अब मक्का के अंदर ये प्रोटीन बनना चालू हो गई, और मक्का से प्रोटीन को आइसोलेट करके पूरी दुनिया में लो कैलोरी स्वीटनर की तरह इसको बेचना चालू कर दिया। तो इस तरीके से इसको कहते हैं बायोपायरेसी, इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। बायोलॉजिकल रिसोर्सेस किसी और कंट्री के थे, बिना उनकी परमिशन के, बिना इनको पेमेंट किए। ठीक है, और आप यूज कर सकते हो इनको, उसका जो भी है अमाउंट उसको पे करो, उनकी एग्रीमेंट लो, तब आप उसको यूज करो। बिना पे करे, बिना परमिशन के आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं चोरी, बायोपायरेसी। समझ में आया, ये बायोपायरेसी थी। पर धीरे धीरे चीजें बनती गई। इंडिया के अंदर पेटेंटिंग इतनी स्लो है और इतनी चीज ऐसी टिपिकल है कि जब तक हम पेटेंट फाइल करते हैं तब तक तो वो समझ रहे हो सब कुछ करा लेते हैं अजीब ही ढंग से। तब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुए, गवर्नमेंट ने चेंजेस हुए। अब लेटेस्ट चेंज आया है। ठीक है, इन इंडिया पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड सेकंड अमेंडमेंट बिल। फर्स्ट अमेंडमेंट बिल बकवास था, पेटेंटिंग बिल का जो सेकंड अमेंडमेंट बिल आया है, क्वेश्चन आएगा सेकंड अमेंडमेंट बिल, ध्यान रखना ये आ चुका है। इसकी वजह से काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसके अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं, मतलब इसकी वजह से काफी चीजें ऐसी हैं जो इमरजेंसी में आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, पेटेंटिंग मैकेनिज्म बहुत स्लो मैकेनिज्म है, कई बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, इसकी वजह से चीजें फास्ट हुई हैं। ठीक है, तो सेकंड अमेंडमेंट बिल लेटेस्ट अपडेशन था पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी वजह से इस चीज में काफी सुधार हुए हैं। ठीक है, और काफी चीजें हम एक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से दूसरी कंट्री हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती अब, इतने मॉडिफिकेशन के बाद। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा ये चैप्टर यहां पर जाकर के एंड हो जाता है। कम से कम टाइम में चैप्टर को एंड करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका टाइम बचे और ये चैप्टर आपके ब्रेन में सेट हो। ठीक है, परिवर्तन सीरीज का यह लास्ट लेक्चर था, समझ रहे हो? अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं
और रिमेनिंग टॉपिक आप कहां से करोगे? द लास्ट मैराथन से करोगे। उसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेटेज के अकॉर्डिंग जो नीट में आने की प्रोबेबिलिटी है वो मैंने ढंग से करा दी है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सारी बातें की जाती हैं और टाइम के अकॉर्डिंग बहुत परफेक्टली हम लेके चले हैं। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी मुझे कराना था क्योंकि मैंने प्रॉमिस वहां किया था कि बायोटेक में आपको कराऊंगा मैराथन वाली सीरीज के अंदर। प्रॉमिस मैंने पूरा किया, ठीक है, समझ रहे हो। और इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटेजी, ये सारा मैंने करा दिया था जो आपको रिक्वायर्ड था, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। क्लियर है? तो अब बस 2 दिन बचे हैं जिसके अंदर हम नीट का फील यानी लास्ट टाइम पर, समझ रहे हो ना मेरी बात, बस नीट से पहले 2 नीट देने वाले हैं। क्लियर है? जो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी मिस्टेक्स को और इंप्रूव करेंगे। आप समझ रहे हो? और बस यही कोशिश रहेगी इस बार आप किसी बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एंटर करो और अपने और पेरेंट्स के सपनों को पूरा करो। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। बस मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि नीट के फील्ड में जो भी मार्क्स आते हैं, ठीक है, उसको एक गूगल फॉर्म के थ्रू, जो हम जो क्या नाम है उस पर टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, ठीक है, उसके आप जरूर थोड़ा कनेक्ट रखना, ठीक है, थोड़ा कोशिश करना कनेक्ट करने की, उस फॉर्म को भर के थोड़ा बताना, जिससे कि हम भी एनालिसिस कर पाएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या मतलब एनालिसिस कुछ कर पाएं, ठीक है। तो बस यही थोड़ी सी रहेगी। और ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करो, पॉजिटिव रहो। लास्ट टाइम जो 2-3 दिन बचे ना, ये पढ़ाई के दिन नहीं है। अब आज के बाद 2 दिन है, इनमें सिर्फ आप टेस्ट दोगे, 2 टेस्ट तो हम ले रहे थे आपके। तो जो नीट का फील है उस पर फोकस करोगे और रिलैक्स करोगे, एकदम पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। लास्ट टाइम पर खाना पीने का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, सही खाना, इम्यूनिटी का ध्यान रखना, बीमार ना पड़ जाओ उसका ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट दिन जो होता है ना पूरी साल का निर्णायक दिन है, ठीक है। तो उस दिन आप अपने ब्रेन को बेहतर और ऑप्टिमम लेवल पर यूज करना, ठीक है। तो काफी चीजें पर इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेंटर पर टाइम से पहुंचना, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नीट के फील्ड में, उसमें डिस्कशन कराएंगे हम शाम को, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, इससे आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।